Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. हाँ भाई, क्या हाल है? Good evening, sir. Good evening, sir. Happy Teachers Day, sir. Teachers Day, sir. Happy Happy Teachers Teachers Day. Day, sir. अबे आज छुट्टी Happy Teachers Day, sir. आज छुट्टी होनी चाहिए भाई। नहीं सर, छुट्टी क्यों? अबे हैप्पी टीचर्स डे गजब। सर, हमने प्रदीप सर से पूछा छुट्टी होनी चाहिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। प्रदीप सर की बात ही अलग है उनकी। हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हमें छुट्टी चाहिए थी। मस्त अपना मस्त। आप छुट्टी ले लो सर, आकर छुट्टी ले लो। अब क्या यार, अब तो आ ही गया यार। अब स्क्रीन ऑफ करो। वही सर आज कुछ थोड़ा एंटरटेन आज टीचर्स डे सेलिब्रेट करो और स्टोरी सुनाओ। अरे कुछ टीचर डे नहीं, सुबह से क्लास चल रही है। और तो अपना कैमरा तो ऑन करो, कैमरा बंद कर दिया तुम लोगों ने। सर ऑन है आपका। आज आगरा में तो बड़ा हरियाली है यार, क्या बात है? सर आज पार्टी हुई है ना इसलिए। अच्छा, नीचे से भी बुला लिया क्या बच्चों को, इधर उधर के इंस्टीट्यूट वाले? नहीं सर, सर सेंटर के ही है सारे। अरे कमाल हो गया सर। और भाई जैनीश कैसे हो? जैनीश सही चल रहा? और नोएडा में तो 2 बच्चे आ गए हैं। इंदिरापुरम में यार एक बच्चा आया है या एक से ज्यादा? दिख ही रहा है बस। अच्छा, Online है। फोकस के बाहर क्यों? फोकस सर आज कुछ मीठा हो गया। गुंजन भी दिखाई दे रही है और अभिनव भी दिख रहा है और आयुष भी दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है। हम लोग भाई जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं ऑन करें, वो ज्यादा अच्छा रहता है। कहाँ पर थे भाई हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ ईथर। आज कुछ होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स सर शुरू करने वाले थे। नहीं, वो फिनॉल वाला वो वाला केस हो गया था, रीमर टीमर और गैटरमैन वाला टाइप का जो था। यस सर, yes, वो तो हो गया। तो फिर फटाफट आज इसको खत्म कर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक इसी में डाल देते हैं। अरे भाई आगरा वाले चुप हो जाओ, ईथर्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो जल्दी से बताओ कोई ईथर की प्रिपरेशन का। सर आपकी विलियमसन सिंथेसिस और अल्कोहल से। हाँ नहीं ठीक है, विलियमसन की बात कर सकते हैं। उससे पहले एक और मेथड डाल देते हैं, डिहाइड्रेशन। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर ले लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। क्योंकि इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर बोल रहे हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स तुमने पढ़ा है एल्कीन बनाने में इस्तेमाल होता है, इवन मैकेनिज्म में। कुछ याद आ रहा है? अल्कोहल्स का जब आप डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन्स बन जाती है। हम यहाँ पर इंट्रा डिहाइड्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यानी हम इंटर डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। अभी मैं समझाऊंगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। आप इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। चलिए, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन का क्या मतलब हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ कि ईथर अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। हम बिल्कुल रफली लिख रहे हैं, एकदम समझ लो। इसको फिर थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एकदम रफ मैकेनिज्म ले लेते हैं ऐसे। ये आपका एक अल्कोहल हो गया, ये आपका एक अल्कोहल हो गया। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ तुम्हें बताने के लिए लिख रहे हैं कि अगर आप एसिडिक एनवायरनमेंट में इसको डिहाइड्रेट करें तो एक H और एक OH जाता है और ये ROR टाइप का एक ईथर बन जाता है। और ऐसा जो है, ये मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अल्कोहल्स इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेट होगा, यानी 2 मॉलिक्यूल मिलकर अगर पानी फेंक देंगे तो ये आपस में जोड़ के क्या बना लेगा? ईथर। अच्छा, अब ये सर ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा, थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म में स्टीरियोकेमिस्ट्री आ सकती है। ठीक, तो मैकेनिज्म की क्या बात? मैकेनिज्म में यही है कि सर आपको एक अल्कोहल लेके आइए। चलिए, एक अल्कोहल ले लेते हैं ROH, और इस अल्कोहल के सामने आपने, ये तो तुम समझते ही हो, अल्कोहल्स को अगर डिहाइड्रेट करने की बारी है तो आपको एसिड तो यूज करना पड़ेगा। तो आपने मान लीजिए H2SO4 या H3 किया। बस एक चीज का ध्यान रखना, टेम्परेचर जो है वो 140 डिग्री या इससे कभी रखना। अगर तुमने टेम्परेचर 140 से ज्यादा रखने की कोशिश की, 160, 170, 180 डिग्री, तो ऐसे में अल्कोहल्स इंट्रा डिहाइड्रेशन से एल्कीन ही बनाएंगे।
बात समझो, यानी आप अल्कोहल लेके आए, आपने H2SO4 डाला, लेकिन टेम्परेचर को 140 या 140 से कम रखा, तो ऐसे में इंटर डिहाइड्रेशन होगा और इंटर डिहाइड्रेशन से ईथर बनेंगे। मैकेनिज्म हम अभी देख लेते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को ज्यादा तेज किया तो ज्यादा तेज टेम्परेचर के केस में इंट्रा डिहाइड्रेशन से वही अल्कोहल इवन मैकेनिज्म के थ्रू एल्कीन में भी कन्वर्ट हो सकता। अगर आप एल्कीन बनाना चाहते हैं, तुम्हें याद होगा, तो अगर किसी ने पढ़ा हो, अल्कोहल्स को H2SO4 के साथ डिहाइड्रेट करते हैं 170 डिग्री से ज्यादा पर, तो एल्कीन बनती। अगर टेम्परेचर 170 से कम है, 140 डिग्री के आसपास, तो ऐसे में एल्कीन नहीं बनेगी। 413 केल्विन के केस में आपको इंटर डिहाइड्रेशन से ईथर्स देखने को मिलेंगे। यानी अगर आपने टेम्परेचर को कम ले रखा है, तो ऐसे में यही अल्कोहल सबसे पहला स्टेप क्या शो करेंगे, सबसे पहले ये प्रोटोनेट हो जाएंगे। कोई बताएगा इसके बाद का स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप सर H निकल गया सर प्लस बनने के बाद क्या होगा? हाँ, OH2 हट जाएगा। OH2 हट जाएगा। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही है, बोलो, बस ये पूछना था, आवाज आ रही है? यस सर। गजब आदमी हो। सर आर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वापस अटैक कर देगा दूसरे अल्कोहल पे। आर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब सर वो OH अलग हो जाएगा और वो अटैक कर देगा। ये बात कौन रहा है? क्या सर? कौन बोल रहा है? सर R पे पॉजिटिव चार्ज है सर अजय। अजय, अजय भाई, आप तुम ये बताओ, आर पर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, जरा ये बताइए। नेगेटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना उसमें। कैसे पार्शियल नेगेटिव है? अगर O पर पॉजिटिव है तो बगल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो आर पर पार्शियल पॉजिटिव हुआ ना। यस सॉरी सर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। बहरहाल, इसमें से तुम लोग यानी सब भूल गए। ये बताओ, तुमको ये बात याद है कि ये बताया गया था कि ROH2 प्लस अगर बनेगा तो या तो ये बॉन्ड इतना पोलर होगा या इतना पोलर नहीं होगा। ये भी तो जरूरी है देखना। Yes, भाई sir, आपका very O पे प्लस आ गया, चलिए हमने मान लिया, बहुत बढ़िया। अब O पे प्लस है तो ये तो परेशान होगा, ये कहेगा भाई ऐसा मैं तो जा रहा हूं। अब जा रहा हूं तो जाऊंगा तो छोड़ूंगा क्या? अगर मैं चला गया तो R पे प्लस आएगा ना, और कहीं R का Yes, प्लस sir. कहते भैया ये क्या बदतमीजी, हम तो बेकार है, तो ऐसे में हो जाएगा ही नहीं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले आपने अल्कोहल को प्रोटोनेट किया, प्रोटोनेट करने के बाद O पर प्लस आ गया। अब दो रास्ते, पहला रास्ता क्या है, या तो ये बॉन्ड इतना पोलर है कि ये अपने आप चला जाए और कार्बोकेटाइन को जन्म दे, और नहीं तो अगर ये बॉन्ड इतना पोलर नहीं है तो फिर इसको जाने के लिए पीछे से कोई धक्का मारे। अरे यार, तो कई बार बात हो चुकी, बड़ी सीधी सी मैकेनिज्म होती है। आप हर बार थोड़ी ना ऐसे करते हैं कि सर ये O पे प्लस आया इसको फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही O पे प्लस आया तो आपके पास दो रास्ते निकल के आए। एक रास्ता ये कि मान लेते हैं कि ये बॉन्ड इतना पोलर है कि ये अपने आप टूट जाए। कैसे पता चलेगा ये इतना पोलर है? सर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर अच्छी है तो ये बॉन्ड खुद ब खुद टूट सकता। तो ऐसे में R पर प्लस आ जाएगा और इस R के प्लस पर जाकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल है। खत्म हो गई बात, ये R प्लस पे जाके जुड़ गया। नाउ दिस इज ROR H, O पर प्लस आया और उसने H प्लस को छोड़ दिया, यानी दिस इज एसिड कैटलाइज्ड इंटर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, जो कि आपको क्या बना रहा है, ईथर। अच्छा, मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये टाइप ऑफ मैकेनिज्म की बात करें तो क्या ये ठीक लिख रहे हैं कि ये SN1 है? Yes, sir. क्योंकि आपने कार्बोकेटाइन बनाया और कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल को भेजा, तो इसका मतलब सर ये SN1 पाथ से आपने ईथर बना दिया। चलिए ठीक है, चल अभी, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल था सर, ये डंडा इतना स्ट्रॉन्ग ना होता, मतलब इतना पोलर ना होता, ये अपने आप ना टूटता, लीविंग ग्रुप अपने आप ना जाता, तो ऐसे में सर इसको धक्का मार के बाहर निकालते। बहुत बढ़िया। धक्का कौन मारता? धक्का मारता वही न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल हमारा। ये पीछे से इस R पर धक्का मारता और सामने से लीविंग ग्रुप चला जाता। अब कौन सी मैकेनिज्म होती? SN2। यानी कहने का मतलब अब भी आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता, आप देख लीजिए, O जब धक्का मारेगा तो O पर प्लस आ जाएगा, H निकल जाएगा, ईथर तैयार हो जाएगा। इस बार भी आपका आंसर क्या आएगा? ईथर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, दोनों सूरतों में जो आंसर आ रहा है वो ईथर ही आ रहा है। आप देखिए यहां पर भी ईथर ही बन रहा है, चाहे SN2 से बनवाइए चाहे आप SN1 से बनाइए, दोनों सूरतों में इंटर डिहाइड्रेशन से ईथर ही बन रहा है। लेकिन फिर फर्क क्या है? फर्क ये कि भाई अभी तो कोई खास फर्क नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री कहीं इंक्लूड ही नहीं की गई। लेकिन अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके अंदर डाली तो शायद फर्क दिख सकता है। क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री डल सकती है? ऐसा हो सकता है कि ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल का ये जो R है ये कायरल, और अगर ये कायरल है तो मान लीजिए इस कायरल कार्बन का कोई एक कॉन्फ़िगरेशन है, मान लीजिए इसका कॉन्फ़िगरेशन R है। ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, सपोज दिस इज R, ऐसे ही मान लेते हैं, कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन मुझे इसका मानना था तो मैंने ऐसे ही मान लिया इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है मेरा वो R। चलिए ठीक है, ये R हो गया। और आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपने इसको प्रोटोनेट किया तो ये R अभी भी R है या ये चेंज हो गया? अभी भी आ रहा है सर। आ रही है सर। यहां तो कुछ हुआ ही नहीं सर, आपने प्रोटोनेट उसको किया है, इसको क्या फर्क पड़ेगा, ये R ही रहेगा। चलिए ठीक है, अब ऐसे चलते जरा। अब जब ये आगे चलेगा तो अब इस R का कॉन्फ़िगरेशन क्या है?
सर अभी तो Yes, sir, अभी आ भी। रही है। प्लेनर है सर। अरे अब तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, अब थोड़ी ना ये कार्बन कायरल है। कायरल कार्बन के लिए कार्बन से 4 डंडे जुड़े होने चाहिए ना। अब तो ये कार्बोकेटाइन है सर, ये आर था, अब ये कार्बोकेटाइन बन गया। चलिए ठीक है, अब इस कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल के आने के 2 रास्ते होते हैं, या तो सामने से आएंगे या पीछे से आएंगे। क्लियर है? ऐसे में मिक्सचर। अच्छा अब ये बताइए, ये आर क्या है जो आ रहा है? सर ये तो अल्कोहल है, अल्कोहल वाला आ रहा है सर, ये तो आ रहा है। अब अटैक कर रहा है ओ इस आर पर, तो तुम्हें लगता नहीं है कि ये हरकत 2 तरह से हो सकती है, एक सामने से एक पीछे से Yes, sir. होती है? तो जो आपका आर आर बनने वाला है, जरा समझना, उसमें इस आर पर क्या असर पड़ेगा बताइए? ये आर तो हमेशा आर ही रहेगा। यस सर। Yes, sir. वाला आर अगर पीछे से आए तो हो सकता है आर, और सामने से आए तो हो सकता है एस। यस सर। Yes, sir. सर ये जो ईथर आप बना रहे हैं उसमें 2 ईथर बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, और इन दोनों ईथर में जो एक आर है जिसने अप्रोच किया एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो तो आर ही रहेगा, लेकिन एक बार ये आर बनेगा और एक बार ये एस बनेगा। सब लोग अपने आप समझने की कोशिश करें और साफ समझ में आता है। इन 2 लोगों का मिक्सचर एक डाइस्टीरियोआइसोमेरिक मिक्सचर बोला जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। दिस इज डाइस्टीरियोआइसोमर्स। कुछ समझ पाए? Yes, sir. इसको थोड़ा सा समझना, मतलब हमें नहीं लगता जेई के पेपर में अब तक कभी इस स्टीरियोकेमिस्ट्री पे लेके सवाल नहीं पूछा गया। इस साल के एडवांस के पेपर में एक सिंपल सा सवाल आया था कि एक बड़ा सा गंदा सा स्ट्रक्चर दे दिया था, उसमें 2-4 कायरल कार्बन लटक रहे थे, और उसके बाद कहा इसकी ओजोनोलिसिस करने से कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, ऐसे करके एक सवाल आया था। उतना मुश्किल नहीं था, सीधा सा सवाल था। बट ये कि स्टीरियोकेमिस्ट्री पर जेई हल्का फुल्का सवाल बना सकता है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड भी कोई बात कर ले। तो मैं ये सिर्फ समझाना क्या चाह रहा हूं, देखो अभी क्योंकि तुम्हें कुछ पता नहीं है कि आर कायरल अगर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि इफ दिस आर इज कायरल, तुम बताओ अगर ये आर कायरल ना होता, तो ये आर कायरल नहीं है, दिस इज C2H5OH, अब कायरल नहीं है C2H5OH, अब तो कोई कायरल Yes, sir. नहीं। अब आप बताइए सर क्या चल रहा है, सर क्या कर रहे हैं आप? ये पीछे से आएगा, आगे से आएगा, क्या बेकार की बातें। अरे कहीं से आएगा सर, एक ही आंसर आएगा। नहीं समझे बात? Yes, sir. यस सर। में तो मेरे कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क थोड़ा पड़ने वाला है, चाहे आगे से आ जाओ। यानी इस बात की इंपॉर्टेंस तब है जब आप अल्कोहल एक ऐसा लेके आए जिसका कार्बन ये कायरल। अब अगर ये कायरल है तो क्या होगा इस कायरल केस में, जब आप पहला स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो ये तो सर यहां कुछ हुआ नहीं, प्रोटोनेशन इस O का होगा, और O के प्रोटोनेशन से मुझे पता है कुछ नहीं होता, ये जाके प्रोटोनेट कर देगा, अभी भी आर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने SN1 पाथ फॉलो किया तो सर ये पानी यहां से निकल जाएगा, अब ये कार्बन प्लेनर हो जाएगा। चलिए ये प्लेनर हो गया, इसका कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा बिकॉज इट इज प्लेनर। नाउ इस प्लेनर स्ट्रक्चर पर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के आने के 2 रास्ते, या तो सामने से न्यूक्लियोफाइल आता है या पीछे से आता है, और न्यूक्लियोफाइल हमारा यही अल्कोहल है। अब यही अल्कोहल यानी आर लेके आएगा, अटैक लेकिन वो करेगा। अगर अटैक वो करेगा इस आर पर, तो आर ये वाला आर तो हमेशा आर ही रहेगा, बताओ मानते हो? Yes, sir. ये O एक बार सामने से आएगा और ये वाला O एक बार पीछे से आएगा, ये वाला आर हमेशा आर रहेगा। ये देखिए ये वाला हमेशा आर, ये भी आर है और यहां भी आर, इस आर पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन इस आर पर जब आप अप्रोच करेंगे तो सामने से आने से और पीछे से आने पर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक बार आर बनेगा और एक बार एस बनेगा, यानी एक बार आप आर बनेंगे और एक बार एस बनेंगे। यानी आपको 2 तरह के ईथर्स नजर आएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों ईथर्स का सेम होगा, इन दोनों ईथर्स की IUPAC भी सेम होगी, लेकिन स्पेस में ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग होगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स माने जाएंगे। ऐसे जो मिरर इमेजेस नहीं है, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो मिरर इमेजेस नहीं होते हैं, उन्हें डाइस्टीरियो आइसोमर्स के नाम से जाना जाता है। दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स और दोज आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस टू ईच अदर, दे आर नोन एज डाइस्टीरियो आइसोमर्स। नाउ दे आर नॉट मिरर इमेजेस। क्यों कह रहा हूं मिरर इमेजेस नहीं है? क्योंकि आर की जो मिरर इमेज होती है वो एस होती है और एस की मिरर इमेज आर होती है। अगर ये आर है तो इट शुड बी SS इफ दे आर मिरर इमेजेस। नहीं समझे बात? अगर ये आर है तो इसकी मिरर इमेज ऐसे है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इस आर की तो आर ही रह गई, यानी ये पूरा मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं। और अगर मिरर इमेज नहीं है तो फिर ये डाइस्टीरियो आइसोमर्स होंगे, और डाइस्टीरियो आइसोमर्स का मिक्सचर आपके सामने बने। कुछ समझ पाए बात को? सर इसमें एक चीज पूछी थी। सर यहाँ पे आर प्लस को स्टेबल किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं R plus समझ गया। देखो वो अब देखो ये तो बड़ा क्लियर कट है यार। अब सवाल अगर वो पूछता है तो फिर वो बीच वाली जो सिचुएशन आएगी जिसमें तुम खुद उलझे होगे कि सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ, तो फिर वो सवाल पूछने लायक नहीं हुआ। मतलब सुनो, फिर तो दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास। वो SN1 पाथ भी फॉलो कर सकता है, SN2 पाथ भी फॉलो कर सकता है। जनरली 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस के केस में अगर कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनने वाला है, अगर कार्बोकेटाइन और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन एलाइलिक रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ऐसे में तो फिर ठीक है SN1 पाथ फॉलो करेंगे। और अगर आपको लगता है बहुत
कि फर्जी कार्बोकेटायन बनने वाला है तो आप SN2 पाथ फॉलो करेंगे। बट अगर बीच की कोई सिचुएशन है तो ऐसे में आप SN1 SN2 दोनों ही पाथ फॉलो करके आंसर लिख देंगे, लेकिन फिर वो सवाल अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें कोई वो बात नहीं आएगी जो वो जानना चाह रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। इसलिए वो डाउट मत रखो अपने पास, क्योंकि वो तो सबके लिए डाउट है। अब हमें क्या पता सर इस ये वाला कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो कितना ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो ऐसे में ये क्लियर है कि अगर आपने क्लियर कट इस बॉन्ड को इतना पोलर बोला कि कार्बोकेटायन बनेगा तो आप इस बात को फॉलो करेंगे और आपको इस तरह से डाइस टू आइसोमर्स का मिक्सचर मिलेगा, अगर आप इस स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या ऐसा नहीं हो सकता था ये पाथ ऐसे ना जाके नीचे गिर जाता? भी हो सकता था ये पाथ नीचे गिरता, और नीचे कब गिरता? तब जब ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर ना होता। अब अगर ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर नहीं है तो ऐसे में आपको नीचे आना पड़ेगा। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहती है? अब स्टीरियोकेमिस्ट्री कहती है कि जो आदमी धक्का मार रहा है वो आर, ये देखिए, अब ओ इस आर पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ओ धक्का मार रहा है, तो ये वाला आर तो आर ही रहेगा। ये ओ जब इस आर पर धक्का मारेगा तो इस आर का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एस हो जाएगा क्योंकि ये SN2 रिएक्शन। तो इसका मतलब एक आदमी तो आर ही रहेगा और एक आदमी एस का बन जाएगा। सिंगल स्टीरियो आइसोमर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको दो आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर्स वहां देखने को मिल रहे थे स्टीरियो आइसोमर्स, यहां आपको सिर्फ सिंगल स्टीरियो आइसोमर देखने को मिले। कुछ समझे बात? यस सर। लेकिन ये सारी कहानी सिर्फ तभी है जब आप कायरल है। अगर आप कायरल नहीं है तो इन सब चीजों का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है कि आप पीछे सारे आगे सारे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इन्वर्जन होगा नहीं होगा, रिटेंशन होगा नहीं होगा, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। लेकिन हम सिर्फ ये समझाना चाह रहे थे कि अगर आपने अल्कोहल्स को लो टेम्परेचर पर डिहाइड्रेट करने की कोशिश की तो वो इंटर डिहाइड्रेशन से ईथर्स बनाने की कोशिश करते हैं, और यही अल्कोहल अगर हाई टेम्परेचर पर डिहाइड्रेट किया जाता है 170 443 केल्विन या 443 केल्विन से ज्यादा, तो ऐसे में वो इंटर डिहाइड्रेशन से पक्का इवन मैकेनिज्म के थ्रू एक एल्कीन बनाने की कोशिश करता। और मेरा पर्पस एल्कीन आज नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं मेरा टेम्परेचर कम रहे जिसकी वजह से अल्कोहल्स इंटर डिहाइड्रेशन से ईथर्स में कन्वर्ट हो सके। क्लियर? यस। अच्छा, अब तुम खुद देखो जरा, इस पूरे मेथड में एक बहुत जबरदस्त कमी है। क्या है? बहुत जबरदस्त कमी। टेम्परेचर नहीं 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 सर सॉल्वेंट नहीं, इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी कमी जो ईथर बनेगा वो सिमेट्रिक बनेगा। आप देखिए, आप जो अल्कोहल लेके आएंगे चाहे R1 चाहे वो SN1 कर दे, SN2 SN3 SN4 जो करना बकवास कर ले, बनेगा तो ईथर एक ही ROR। और अगर RO, हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहे हैं, तो जो ईथर बनेगा वो ROR बनेगा। ROR इज सिमेट्रिक ईथर। बात समझ लो, R इधर सिमेट्रिक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सिमेट्रिक ईथर बनाना है तब तो ठीक है भाई साहब, अच्छा मेथड। लेकिन अगर आपको अनसिमेट्रिक में ईथर बनाना है तो ये अच्छा नहीं, क्योंकि अनसिमेट्रिक ईथर बनाने के लिए आपको दो तरह के अल्कोहल लाने पड़ेंगे। बताओ समझे बात? भाई आपको एक ROH लेना पड़ेगा, एक R-OH लेना पड़ेगा। और तुम इस बात को जानते हो जब दो तरह के अल्कोहल लेते हैं तो दुनिया भर की खिचड़ी बनती है। क्लियर है? यस सर। प्रोटोनेट, हम प्रोटोनेट, तुम प्रोटोनेट, हमने मारा तुम पे धक्का, तुमने मारा हम पे धक्का, तुमने मारा तुम पे धक्का, हमने मारा हम पे धक्का, 36 चीजें बनेंगी। इतना झंझट कौन करेगा? वो कह रहा भाई ऐसा है, एक काम करते हैं, इस मेथड को पढ़ लेते हैं, लेकिन सिर्फ तब यूज करेंगे जब सिमेट्रिक ईथर बनाना हो। अनसिमेट्रिक ईथर अगर बनाना हो तो इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। इसमें दुनिया ये कुछ वैसे नहीं लग रहा जैसे वुड्स रिएक्शन की बात हुई थी हमारी। यस सर। यस सर। सिमेट्रिक ईथर बनाने में इस्तेमाल की, सिमेट्रिक अल्केन्स बनाने में इस्तेमाल की जाती है। अनसिमेट्रिक अल्केन्स बनाने के लिए कोरेहाउस सिंथेसिस का इस्तेमाल किया जाता था। याद है ये कोरेहाउस वाली बात? कोरेहाउस सिंथेसिस का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहां पर जो बात कर रहे हैं वो सिमेट्रिक ईथर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप सिमेट्रिक ईथर्स बनाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आप अनसिमेट्रिक ईथर बनाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल ठीक नहीं लगता। अनसिमेट्रिक ईथर बनाने के लिए आपको कुछ और करना चाहिए। अब वो वाला मेथड आएगा जो तुम लोग बोल रहे थे, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। एक ऐसी सिंथेसिस है जो सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक जैसा दिल करे वो ईथर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बढ़िया मेथड माना जाता। तो अगर मैं विलियमसन सिंथेसिस सेकंड मेथड की बात करूं, ईथर्स बनाने के सेकंड मेथड के बारे में बात करूं, तो सेकंड मेथड ये कहता है जिसका नाम क्या है विलियमसन सिंथेसिस। तो हम दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। अब ये क्या कहता है? ये कहता है भाई देखिए ऐसा है, आप हमें इस्तेमाल करिए, आपका जो ईथर बनाना हो, जिस तरह का ईथर, सिमेट्रिक बनाना हो सिमेट्रिक ले लो, अनसिमेट्रिक बनाना जैसा दिल करे वैसा बना लो, हम सब कुछ करने के लिए तैयार। तो मैंने कहा आप मेथड बताइए क्या है। तो मेथड बड़ा सीधा है। ये कह रहे हैं काम करिए, एक अल्कोहल लेके आइए, ठीक, और इस अल्कोहल पर एक्टिव मेटल मार दीजिए। अब शायद तुम्हें याद आ जाए, अल्कोहल्स एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। याद है ये वाली बात? फौरन हाइड्रोजन गैस लिबरेट करके RO- तैयार कर लेंगे।
और हाइड्रोजन गैस ये आपकी निकल गई। चलिए ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब जो RO माइनस बना, इस RO माइनस के सामने आपने रख दिया R-Br। अब क्या होगा, अगर आपने RO माइनस की रिएक्शन R-Br के साथ करा दी तो O माइनस जो कि इंटेंस नेगेटिवली चार्ज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो पक्का SN2 मैकेनिज्म से Br को धक्का मार के निकालेगा, और ये पक्का जो पाथ होगा वो SN2 पाथ होगा, और इसका जो आंसर आएगा वो ROR- देखने को मिलेगा, जो कि एक अनसिमेट्रिक ईथर। अगर आप सिमेट्रिक चाहते होते तो आप RO माइनस की रिएक्शन RBr के साथ करा देते, तो वही RO RBr पर अटैक करके ROR बना देता। यानी आपका जैसा दिल करे आप ऐसे कर लीजिए। आपको सिमेट्रिक चाहिए तो RBr ले आइएगा, अगर आपको अनसिमेट्रिक चाहिए तो R-Br ले आइएगा। दोनों सूरतों में आपको मस्त एक ईथर दिखाई देगा, जो कि एक अनसिमेट्रिक या सिमेट्रिक किसी भी तरह का ईथर आप विलियमसन सिंथेसिस से बना सकते हैं। ये वो सिंथेसिस जिस पर हर साल नीट के पेपर में और जेईई के मेंस के पेपर में सवाल पूछता ही पूछता है, आप ऐसे मान लीजिए। और ईथर जो कि एक छोटा टॉपिक होता है, भाई तुम देख ही रहो, जैसे हाइड्रोकार्बन था, अब एल्काइल हैलाइड, बड़े बड़े चैप्टर थे। ईथर एक छोटा सा टॉपिक है। इस छोटे से टॉपिक पर दो ऐसे टॉपिक्स है जिसमें सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, आप समझिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ईथर्स की ये बनाने का मेथड, और एक ईथर की रिएक्शन जो अभी हम कर लें। ये सबसे ज्यादा सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनते हैं। ये जो सवाल बन रहा है या ये जो मेथड है वो बड़ा सीधा सा मेथड है, जिसमें ये कह रहे हैं कि आप कोई भी एक अल्कोहल लेके आइए, उस अभी हम इस बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। कोई भी एक अल्कोहल लेके आइए और उसमें आपने सोडियम मार दीजिए। जब आप उस पर सोडियम मारेंगे तो ये RO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव मेटल हाइड्रोजन गैस निकाल लेगा। तो जो RO माइनस है वो पीछे से धक्का मार के R-Br पर R को जोड़ लेगा और ये सब खेल बाहर निकल जाएगा। अब सीधी सी बात है कि मैकेनिज्म तो पक्का SN2 होगी, क्योंकि RO माइनस की प्रेजेंस किसी भी सूरत में SN1 नहीं कर सकती। RO माइनस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो पक्का है कि SN2 को ही प्रमोट करने की कोशिश करेगा। अब SN2 के थ्रू अगर ये ईथर बन रहा है, पहली बात तो इसमें ये बात याद कर लेते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस में अल्कोहल्स RO माइनस में कन्वर्ट होते हैं और फिर उसके बाद अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके ईथर्स में कन्वर्ट होते हैं वाया SN2 मैकेनिज्म। अब बात अगर SN2 की आ गई तो फिर एक चीज क्लियर हो गई, सर अब आपको ये बात बोलनी पड़ेगी, ये जो आप बहुत देर से बोल रहे हैं जो दिल करे कर लो, जैसा चाहो वैसा कर लो, ये गलत बात। आप जैसा चाहो वैसा नहीं कर सकते। इस चीज में आपकी एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि जो R-Br आप लेके आएंगे वो टर्शरी नहीं होना चाहिए। और ये तो तुम समझते ही हो, क्योंकि बातें जब पीछे से धक्का मारने की चल रही हैं, जिसको आप SN2 का नाम देते हैं, तो धक्का आदमी चाहे जैसा हो वो उस कार्बन पे धक्का नहीं मार पाएगा जो हिंडर्ड कार्बन। बात समझ रहे हो? यानी इस प्रोसेस की एक लिमिटेशन जरूर होनी चाहिए, और वो लिमिटेशन चुपचाप लिख लेते हैं। अच्छा मेथड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लिमिटेशन एक जरूर लिखी जानी चाहिए, और वो लिमिटेशन ये है कि R-Br जो आप लेके आए हैं, इट शुड नॉट बी टर्शरी, शुड नॉट बी। बल्कि टर्शरी क्यों कह रहा हूं मैं, मुझे तो ये कहना चाहिए कि एक ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जो SN2 में पार्टिसिपेट ना कर सके। तो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? टर्शरी बोलना ठीक नहीं लगता। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे नहीं अभी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हो सकता है, हम दिखाएंगे, अभी तुमसे पूछेंगे कुछ, ठीक? तो हम ये कहना ठीक नहीं लग रहा कि टर्शरी, लेकिन फिर भी चलिए रफली एक चीज समझ में आ गई कि ये आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे ये बात ना करे, बस बात खत्म। अगर इसने बात ही नहीं की तो फिर ROR- नहीं बन सकता। अब बात ना करने का एक बड़ा क्लियर रीजन है कि भाई सब पेड़ लगे हुए हैं। जब आप पीछे पेड़ वेड़ लगा के बैठ जाएंगे, हिंड्रेंस क्रिएट कर देंगे, तो वो पीछे से धक्का ही नहीं मार पाएगा, और जब वो पीछे धक्का ही नहीं मार पाएगा तो सर SN2 तो ऐसे खेल खत्म हो जाए। तो एक बिल्कुल क्लियर कट है कि ये जो आदमी आप लेके आए हैं, ये आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे RO- बात ना करे। ये सही स्टेटमेंट। और बात ना करने का सबसे बड़ा रीजन तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये आदमी टर्शरी मत लीजिएगा, वरना दिक्कत हो सकती। क्लियर है ये? चलो अच्छा, तुम ही पूछ लेते हैं, ये क्या बात होती है कि टर्शरी ना लीजिएगा, और हम बात ना करने का और क्या रीजन हो सकता है? सर Br के लोन पेयर्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं रेजोनेंस में। और साफ करो सर मतलब जहाँ भी पार्शियल बॉन्ड करेक्टर आएगा वहां पर भी SN2 नहीं हो पाएगी। और क्लियर करो, एक वर्ड में ही बात करो। जैसे मैंने टर्शरी बोल दिया, वैसे तुम इसको भी तो एक नाम दे सकते हो। लास्ट मोर हिंडर्ड। नहीं, देखो अराइल भी नहीं होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड। अराइल अराइल या विनाइल नहीं विनाइल। विनाइलिक है ना, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी, जो विनाइलिक हैलाइड्स होते हैं वो बिल्कुल बर्बाद होते हैं। SN1 में भी रोते हैं, SN2 में भी रोते हैं। SN1 में इसलिए क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बनता, और SN2 में इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाह रहा और हम जाना नहीं चाह रहे पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे टर्शरी लिखना ठीक नहीं है, एक और करके लिख लेते हैं, और विनाइलिक लिख देते हैं। विनाइलिक और बेंजाइलिक दोनों बातें सेम ही नहीं, बेंजाइलिक नहीं यार, बेंजाइलिक तो बगल वाली पोजीशन होती।
विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड या टर्शरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि विनाइलिक हैलाइड टर्शरी वो लोग होंगे जो SN2 करने से साफ साफ मना कर देंगे। तो ऐसे में जब ये हरकत करेंगे तो, और अदरवाइज ये मेथड बहुत अच्छा है, अदरवाइज इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत मस्त मेथड है, आपको जैसे दिल करे वैसे खेल लीजिएगा। आप इसे किसी भी तरह की ईथर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब जो मैंने ये लिखा है लिमिटेशन, इस लिमिटेशन की अगर बात करूं और तुमसे ये पूछा जाए कि भाई ऐसा है मुझे मेरा दिल कर रहा है ये वाला ईथर बनाने का, तो तुम समझ रहे हो कि ये वाला ईथर जो है आप इससे नहीं बना पा रहे हैं। बताओ समझ पा रहे हो? ये वाला ईथर आप विलियमसन सिंथेसिस से बना पाएंगे कभी? नो सर। यस सर। गजब आदमी हो, मना क्यों कर रहे हो? अरे फर्क इतना है, इसको अल्कोहल ले लेना, उसको हैलाइड। वेट, अरे हैलाइड पे रिस्ट्रिक्शन है ना, अल्कोहल पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन। बात समझ लो कि नहीं? सवाल तो ये अच्छा है कि भाई ये बताओ ये ईथर बनाना है विलियमसन से, अब बताओ अल्कोहल कौन सा ले और हैलाइड कौन सा ले, ये सवाल अच्छा है। तो आप बच्चे सोचते साला कुछ भी ले लो क्या फर्क पड़ रहा है। तो अब इसमें देखो जो दो ऑप्शन सर, एक ऑप्शन जो तुम्हें लिख के दे रहा हूं मैं, एक ऑप्शन ये कि सर ऐसा है मैं ये वाला हैलाइड लाऊंगा, ये वाला हैलाइड ले लेता हूं और ये वाला आपका अल्कोहल ले लेता हूं। ये देखिए बहुत बढ़िया एकदम विलियमसन सिंथेसिस होनी चाहिए। अब जिसको आइडिया ही नहीं वो क्या कहेगा, यहां से H हट जाएगा सोडियम डालने से, यहां माइनस आ जाएगा और माइनस से पीछे धक्का मार के Br को निकाल देगा। अरे ऐसे कैसे धक्का मार देगा, निकलेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? तो ये गलत हो गया। यानी अगर आप ये वाला ईथर बनाना चाहते हैं तो ये अल्कोहल और ये हैलाइड मत लीजिएगा, उल्टा चल जाएगा। उल्टा चल जाएगा मतलब सर ये वाला अल्कोहल ले लीजिएगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये वाला अल्कोहल ले लीजिएगा और साथ में ये वाला हैलाइड ले लीजिएगा तो भी चल जाएगा। यानी ऐसे में ये ईथर बनाने के लिए आप ये हरकत तो कर सकते हैं लेकिन ये हरकत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर ये वाला जो अल्कोक्साइड बनेगा वो धक्का मारकर Br को रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज दिस इज प्राइमरी हैलाइड। पॉसिबल? कुछ समझ पाए बात को? यस सर। ये भी एक कैटेगरी बन गई। क्या कैटेगरी बन गई कि इस तरह के ईथर्स बनाने में जो जिसके सवाल पूछे जा चुके हैं कि इस तरह के ईथर्स बनाने में आपको अल्कोहल और हैलाइड कौन से लेने हैं, तो जिनको आइडिया नहीं है वो कुछ भी लेके कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं। अच्छा, इस केस में एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर तुमने ये वाली हरकत की है सपोज, तो इस हरकत से विलियमसन नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा। समझो उसका रीजन है क्योंकि टर्शरी हैलाइड तो धक्का लगवाएंगे नहीं। तो ऐसे में ये जो इथॉक्साइड बनाया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, वो ये कहेगा भाई धक्का नहीं मार पाएंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करके एक एल्कीन बना देंगे। बताओ समझे बात? ये समझ पा रहे हो? यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई ऐसा है मुझे ये वाला ईथर बनाना है, अब इस ईथर को बनाने के लिए आपने हरकत ये की है, अब आप बता सकते हैं ये ईथर कैसे बनेगा। तो मैंने कहा देखिए ऐसा ये ईथर बनाना है तो आप ये वाला अल्कोहल ले आइएगा और इस अल्कोहल की सोडियम से रिएक्शन करा दीजिएगा, तो आपको इथॉक्साइड आयन मिल जाएंगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और इनके सामने आप रख दीजिएगा ये वाला हैलाइड और धक्का मार के आप आसानी से वो ईथर बना लीजिए जो आप बनाना चाहते हैं। अब तुम खुद समझदार हो, पीछे से धक्का मारने की जो सिचुएशन है वो नजर नहीं आती क्योंकि पीछे पेड़ लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये कहेगा ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस हूं, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को और अल्फा पोजीशन से Br को हटाएंगे, Br यहां से हटेगा, H यहां से हटेगा और इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बनता चला जाएगा। इस ट्रांजिशन स्टेट से वाया एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन से आपको एक एल्कीन देखने को मिलेगी, ना कि वो ईथर जो आप बनाना चाहते हैं। कुछ समझे बात को? यानी अगर आप ये सोच रहे हैं ईथर को बनाने के लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आप करना चाहे कर दीजिएगा, लेकिन ईथर नहीं बनेगा, ये कंफर्म। द फाइनल प्रोडक्ट विल बी एन एल्कीन वाया E2, और आपका ईथर तभी बनता है जब SN2 होती। इस केस में SN2 नहीं हो सकती, इसलिए एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर से ये एल्कीन में कन्वर्ट होगा, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। हाँ, फिर भी अगर आप ये वाला ईथर बनाना ही चाहते हैं तो आप ये वाला काम मत करिएगा, इस काम की जगह उल्टा कर लीजिएगा, तो भी संभावनाएं बनती हैं कि आप इस ईथर को बना पाए। यानी यही हरकत अगर उल्टी होती जिसमें ये CH3 ये CH3 ये CH3 और यहां O- होता और तब आप इस पर धक्का मारने की बातें करते, तो भी संभावनाएं काफी प्रबल थी कि ये इस पर धक्का मार के Br को निकाल दे और आपको फाइनली एक ईथर बना के दे दे। हालांकि अब ये भी एक बल्कि अब जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है ये भी एक बल्कि है न्यूक्लियोफाइल, जिसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर इतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल सेकंड वाला, ऊपर वाला, और इन दोनों में अच्छा बेस सेकंड वाला। सेकंड वाला ही अच्छा बेस होगा, सेकंड वाला ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। नहीं सर, न्यूक्लियोफाइल ऊपर वाला अच्छा है, ऊपर वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल और बेस नीचे वाला।
हमें तो दोनों ही नीचे वाले ना, ऊपर वाला अच्छा बेस, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, और नीचे वाला अच्छा बेस। न्यूक्लियोफिलिक नेचर में जब मैं समझ रहा हूँ, तुमने जो सोच के आंसर दिया वो ठीक सोचा। तो ये सोचा है कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो होता है वो पीछे से फेंकने से बढ़ता है, समझो, क्योंकि जो ऑब्वियस है कि हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जा रहे हैं अपने, है ना, हम अपने इलेक्ट्रॉन को उस कार्बन को डोनेट करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ऐसे में वो इलेक्ट्रॉन तभी डोनेट किए जाएंगे जब पीछे से डोनर ग्रुप लगाओ, ठीक। तो अगर डोनर ग्रुप बढ़ेगा तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ेगा, ये एक स्टेटमेंट दिया जाता है। तो लेकिन डोनर ग्रुप इतने सारे मत लगा देना कि हिंड्रेंस आ जाए, ये भी एक कंडीशन बोली जाती। मतलब आप ये तो कह ही रहे हैं कि सर 3-3 कार्बन आपने लगा दिए, खूब फेंकेंगे, आपका माइनस और इंटेंस हो जाएगा, बड़ी आसानी से धक्का मार देंगे, मजा आ जाएगा ये वो करके। लेकिन ये यही बोल रहा है यार, अब ऐसा इतने मत लगा दो कि अप्रोच करना ही मुश्किल हो जाए। उसका रीजन है जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है वो किसी को लेके भागने का नहीं होता है, किसी को लेके भागने का नेचर बेस का होता है। बेस कहीं जाकर रुकता नहीं है क्या और भाई कैसे हो, चलो तुम्हारे साथ जोड़ के बात करेंगे ना। बेस आता है अपना टहलता टहलता एक आदमी को पकड़ के ले जाता है। कौन आदमी? H+ को लेके। यानी बेस का काम ये नहीं है कि मैं बहुत मोटा हूं तो क्या करूंगा ना, बेस ये कहेगा देखिए ऐसा है, मेरा काम H को निकालने का है, अगर मैं मोटा भी हूं तो आसानी से H को निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे आपके साथ जुड़ना नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक नेचर में दिक्कत होती है। न्यूक्लियोफिलिक नेचर में उस नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाना होता है, वहीं रुकना होता है। इसलिए जितना पेड़ बढ़ाते जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक नेचर आपका कम होता जाएगा। लेकिन यह भी साथ में बोला जाता है कि डोनर ग्रुप्स की वजह से न्यूक्लियोफिलिक नेचर इंक्रीज करता है, प्रोवाइडेड वो डोनर ग्रुप्स इतने ना लगाए जाए जिसकी वजह से हिंड्रेंस हो और न्यूक्लियोफिलिक नेचर गिर जाए। यानी हिंड्रेंस अगर डोनर ग्रुप्स बढ़ाएंगे आप तो बेसिक नेचर तो इंक्रीज करता जाएगा। यानी इसमें और इसमें अगर बेसिक नेचर को कंपेयर करना हो तो यह आदमी ज्यादा बेस है, आपको ये कहेगा सर अब इसमें भी तो हिंड्रेंस है, तो करना क्या इस हिंड्रेंस का, चुपचाप जाओ H के लिए निकल जाओ, तुम्हें कौन सा बॉन्ड बनाना है। इसका मतलब इन डोनर ग्रुप्स की वजह से इसका बेसिक नेचर तो अच्छा हो सकता है लेकिन इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर गिर जाता। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? Yes. लेकिन हालांकि इन सब बातों का यूज नहीं है, सिर्फ ये बताना चाह रहा था मैं कि अगर आपको ये पूछा जाए कि इनमें से ये ईथर्स हैं और इन ईथर्स को किन किन लोगों से बनाना चाहिए तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ईथर्स को बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जिस जो आप SN2 कराने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, वो अल्काइल हैलाइड ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो SN2 ना कर पाए। बस इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शायद उससे भी थोड़ा समझ में आ जाए। एक और एग्जांपल ले लें। मान लीजिए वो कहता है कि भाई मुझे ये वाला ईथर बनाना है, ये वाला ईथर बनाना है। तो सब लोग तुम समझ रहे होगे बात को कि अगर आप ये वाला ईथर बनाना चाहते हैं तो आपके पास को बहुत सारे ऑप्शन लिख रहा हूं। एक ऑप्शन ये है कि भाई मेरे पास ये वाला अल्कोहल होगा और मेरे पास ये वाला हैलाइड होगा, क्या ये विलियमसन अच्छी है? या फिर इसका उल्टा ऑप्शन ले लेंगे, मतलब मेनली हम दो ही की बात कर रहे हैं, तो या फिर इसका उल्टा ऑप्शन ले लेते हैं, हैलाइड ये वाला ले लेते हैं और अल्कोहल ये वाला ले लेते हैं। तो हमने कहा देखिए आपके पास जैसा ऑप्शन हो वैसे कर लीजिएगा। दोनों में मेरे ख्याल से तुम सब समझदार हो। अगर आप ये वाला ईथर बनाना चाहते हैं तो पहला वाला ऑप्शन फिर भी सहूलियत का लगता है, दूसरा तो गड़बड़ लगता है। क्यों? क्योंकि दूसरे में वही ये गड़बड़ आ रही है कि ये जो आपका हैलाइड है, देख रहे हो, ये वही वाला जिसको हम मना कर रहे थे, कौन सा? यस सर, फिनाइलिक टाइप का आदमी डबल बॉन्ड पर Br लगा है, और अगर डबल बॉन्ड पे Br लगा होगा तो सर वही पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर होगा। न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच मुश्किल हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियोफाइल या तो सामने से आएगा या पीछे से आएगा, और सामने और पीछे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नाच रहे हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल घुस नहीं पाएगा रिपल्शन की वजह से। और इसका मतलब ये आदमी किसी भी सूरत में SN2 नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? यानी अगर आप ये कहते हैं कि हम सेकंड वाले मेथड को फॉलो करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां माइनस आएगा और माइनस यहां हटा के नहीं कर पाएगा। सब लोग समझ पा रहे हैं ये बात? ये आदमी SN2 ईथर को बनाने के लिए बेटर है कि आप ये वाला मेथड फॉलो करें। यहां से H हटाइए, यहां माइनस आएगा और माइनस उछल के धक्का मारेगा, और इस बार तो धक्का और आसानी से मारेगा क्योंकि ये वाला जो हैलाइड है वो एलाइलिक है, जिसको आप बेंजाइलिक भी बोल सकते हैं। और एलाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड्स तो SN2 और SN1 उछल के करते हैं। ये मस्त एकदम धक, यानी इस ईथर को बनाने के लिए आप ये हरकत कर सकते हैं, ये तो सही नहीं। तो हाँ सर, अच्छा तो सर ये वाला भी नहीं है न्यूक्लियोफाइल, उसका तो माइनस चार्ज उसमें रेजोनेंस में रहेगा, तो फिर वो देगा। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल किसके कंपैरिजन में नहीं है? RO माइनस के कंपैरिजन में नहीं है। अच्छा ठीक, RCO माइनस से तो अच्छा ही है, तो कंपैरिजन होता है। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये काम, मतलब अगर आप ये ईथर विलियमसन से बनाना चाहते हैं तो ऐसे करवा लीजिएगा, ऐसे मत कराइएगा, बस इसमें इतना ध्यान रखना, ठीक है ना? तो यानी ये जो दूसरा मेथड है ये विलियमसन, ये ईथर्स बनाने का एक मेथड है जो कि अनसिमेट्रिक या सिमेट्रिक किसी भी तरह के ईथर्स को बनाया जा सकता है। बस इस बात
सर दोनों ही फेवरेबल नहीं है ना। पूछ ये भी सकता है कि इस तरह के ईथर बनाने के लिए कौन सा अल्कोहल और कौन सा हैलाइड हमें लेना चाहिए। इस बात से इतना ध्यान रखते हैं SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये हरकत चलती, बाकी कर सकते हैं वाली बात। ठीक, अच्छा दूसरे एक और मेथड की बात कर लेते हैं ईथर बनाने का। सीधा सा मेथड है, आसान सा मेथड है। अब जिस तरह से तुमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ा था, उसी तरह से एक फर्जी नाम और लिख देते हैं, एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब इसमें हम मैकेनिज्म के बारे में तो कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में तुमने की थी। सिर्फ फर्क इतना है, तुम में से किसी को याद है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आप पानी जोड़ते थे एल्कीन्स के ऊपर मार्कोनी के हिसाब से? सेम, बस फर्क इतना है, वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन था, ये एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। वहां जोड़ा जाता था मार्कोनी के हिसाब से, यहां अल्कोहल को जोड़ा जाएगा मार्कोनी के हिसाब से। बस कुछ समझे बात को? यानी आपके पास कोई भी एक एल्कीन होगी, मान लीजिए ये एक एल्कीन ले लेते हैं, और इस एल्कीन पर आप एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करने जा रहे हैं। तुम्हें याद है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो पहला स्टेप मर्क्यूरेशन वाला होता था, वो HgOAC होल ट्वाइस और पानी को लेके होता था। मत लीजिएगा, पानी की जगह ROH ले लीजिएगा, वो HOH था, ये ROH है, बस इतना फर्क। और डीमर्क्यूरेशन स्टेप आपका NaBH4 करता था। तो ये स्टेप ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन की जगह अब एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होगा। वहां पानी जुड़ता था मार्कोनी के हिसाब से, यहां अल्कोहल जुड़ेगा मार्कोनी के हिसाब से, और साफ समझ में आता है ये एक ईथर दिखाई दे रहा है। कुछ समझ में आई बात? यानी ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव बना के। अब ये सब चीजें ऐसे ना लालच देने वाली होती हैं। लालच देने का मतलब, क्योंकि जनरली बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो ये सब बहुत याद करके जाते हैं, मतलब जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो ये सब बहुत देख के खुश हो जाते हैं कि लग रहा है रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन। तो कई बार सवालों में आता तो, लेकिन तुम इन सब चीजों का ध्यान रखना कि भाई किस प्रोसेस में रिंग एक्सपेंशन होता है। रिंग एक्सपेंशन का जो मेन रीजन है वो कार्बोकैटायंस का रीअरेंजमेंट होता। तो अगर मान लीजिए इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान से ही करना, मतलब रिंग एक्सपेंशन करते करते उछलने की जरूरत नहीं। ये CH3OH ले लिया और यहाँ NaBH4 ले लिया। अब मान लीजिए ये सवाल आ गया, तो अब ऐसे में इस बात का ध्यान रखेंगे ये नॉर्मल एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, और हमें पता है कि एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है, और रीअरेंजमेंट तो कार्बोकैटायंस का होता है। वही कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के दौरान ही तो रिंग पे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट और ये सब बकवास करती हैं। जब कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा तो काय का रीअरेंजमेंट? समझ लो बात को। और इसमें तुम्हें पता ही है कि HgOAC की रिंग बनती थी और जिसको पानी आके खोलता था, और आज पानी की जगह कौन खोलेगा? मीथेनॉल। तो अल्टीमेटली बिल्कुल मार्कोनी के हिसाब से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई रिंग एक्सपेंशन वगैरह कुछ नहीं लगेगा। सीधे मार्कोनी को बुलाइए और आंसर तैयार कर लीजिए। यहां आ जाएगा OCH3 और यहां ये डंडा, खत्म। दिस इज प्योरली मार्कोनी ऑफ ऑफ अल्कोहल। यानी ये हम मार्कोनी के हिसाब से RO माइनस और H प्लस को जोड़ने जा रहे हैं। कुछ समझे बात? सर इसमें वो छोटी बॉन्ड लेंथ और बड़ी बॉन्ड लेंथ का भी ध्यान रखना है ना? हाँ, मतलब अगर उसने सवाल उस तरह की गंदगी फैलाई तो वैसे चांसेस तो कम ही लगते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है, तुम्हें याद है ना मैंने बताया था NO2 लटका दोगे तो फिर बदतमीजी हो सकती है। अब पता नहीं उस बदतमीजी पे वो जाता है कि नहीं जाता, लेकिन उस बात को भी अपने कोने में रखना है, क्योंकि उस बात को ही मत रखना है लेकिन कोने में। मतलब बात को उल्टा मत याद कर लेना, पहले सीधा याद कर लिया, मार्कोनी के हिसाब से चिपका दिया, बात खत्म। फिर एक बात कोने में है कि अगर आपने ऑर्थो या वो ऑर्थो कह रहे हैं, अगर आपने कहीं साइड में NO2 वगैरह लटका रखा है तो मैंने बताया था उस केस में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन भी हो सकता है ना। वो फिर वो स्पेसिफिक केस होगा जो तुम देख सकते हो। और मैंने बताया था अगर हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, तुमने पता नहीं नोट किया है कि नहीं, अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, तो उस केस में सर आप जब भी OM-DM करेंगे या फिर एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करेंगे, इट विल बी प्योरली मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ पानी और ROH। कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जो प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं है, मतलब समझ लो उसमें OCH, मतलब आप समझ जाएंगे देख के कि यार इसमें कुछ जबरदस्ती की बदतमीजी की गई। तब उस टाइम पर आप थोड़ा सा अकल लगाकर ये सोच लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्कोनी के अलग एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होने जा रहा है, क्योंकि इस कार्बन पर अटैक ना करके अब इस कार्बन पर अटैक होगा, बिकॉज नाउ दिस बॉन्ड इज बिगर एंड दिस बॉन्ड इज स्मॉलर बिकॉज ऑफ दैट NO2 ग्रुप। तो वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज को थोड़ा सा चेक कर लेंगे तो उस हिसाब से ये आइडिया लगाया जा सकता है कि ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन की बात कर रहे हैं या एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है ये? अच्छा
अच्छा, यस सर। एक और मेथड ईथर बनाने का कर सकते हैं। हालांकि अब पता नहीं मेथड बोले या ना बोले, अब ऐसे ही बोल सकते हैं फ्रॉम हेलोहाइड्रिन है, फ्रॉम हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन से भी ईथर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये हेलोहाइड्रिन कब बनता है? हेलोहाइड्रिन हैलोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप साथ में होता है तब। हैलोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप जब साथ में होते हैं, कब होते हैं ऐसा? बनता कब है? मतलब ऑब्वियसली अगर वो साथ में है तो हेलोहाइड्रिन बोल देंगे। वो बनेगा कब? हम तो चाह रहे हैं एक रिएक्शन याद करो तुम कोई पुरानी। सर हेलोहाइड्रिन्स होते कैसे हैं, एक बार बता दो। नाम से पता चल रहा ना, एक हेलो एक हाइड्रिन। एक हाइड्रिन। सर हाइड्रिन क्या? पानी? क्या सर ब्रोमीन वाटर वाली है? किसने बोला अभी क्लोरीन वाटर वाली? सर ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर, गुंजन गुंजन सही कह रही। तुम लोग भूल गए। एल्कीन्स जब Br2H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो हेलोहाइड्रिन फॉर्म करते हैं, समझो। मतलब मैं एक बार वही लिख देता हूँ, पूरी रिएक्शन ही लिख देता हूँ। इससे ईथर कैसे बनेगा वो तो बात की बात है, पहले रिएक्शन लिखता हूं मैं, तुम खुद भी सोच के बताना। ये बताओ ये लोग आपस में क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? ऐसे ले लेते हैं, क्या है ऐसा जो रिएक्शन हो रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता क्यों। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पानी को देखकर कि पानी एक न्यूक्लियोफाइल होता है, और पानी अगर एक न्यूक्लियोफाइल है और ये आदमी एक ऐसा आदमी है जो न्यूक्लियोफाइल को आसपास भी नहीं भटकने देगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। तो ये ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है भाई जिसको चाहिए वो आ जाए। क्या? इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ रहे हो? पानी से उम्मीद करते हो तुम? नो सर। नहीं, पानी यानी पानी से कोई लेना देना नहीं। और क्लोरीन कहेगी भाई ऐसा है मुझसे तो तुम कोई उम्मीद ही मत रखना, मैं तो Cl2 हूं, मस्त हूं, स्टेबल हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं कि मैं मुझे न्यूक्लियोफाइल बनाने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल में कुछ नहीं हूं, मैं मस्त पड़ा रहूंगा पानी के अंदर, मुझे कोई लेना देना। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा ये दोनों बातचीत किस तरह की हो रही। तुम्हें याद नहीं आएगा लेकिन तुम्हें लास्ट क्लास में मैंने बताया इलेक्ट्रोफाइल आएगा जब Cl2 को पानी के साथ रखते हैं या Br2 को पानी के साथ रखते हैं तो ये आपको इनडायरेक्टली Cl+ निकाल के देता है। कुछ याद है? यस सर। और ये Cl+ कैसे निकालता था वो भी तुम्हें बताया गया था कि कोने में जाकर H2O Cl2 के साथ जुड़ता है और HCl और HOCl बनाता है। जो HOCl है उसको HCl प्रोटोनेट करता है और H2O + Cl + Cl- में ब्रेक हो जाता है, और H2O + Cl पानी को लेके भाग जाता है और Cl+ फ्री हो जाते हैं। और मैंने तुम्हें बताया था ये सारा खेल अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ नहीं हुआ, ये Cl+ बना, ये Cl- बना और ये पानी बना। आप चाहें तो इन तीनों रिएक्शंस को आपस में जोड़ लीजिए, आपको सिर्फ यही नजर आएगा। देख लीजिए आप, H2O + Cl2 gives H2O + Cl+ + Cl-। बताओ सब लोग पहचान पा रहे हैं इसके अलावा और कुछ नहीं बना है? यस। और यही लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था जब हम फिनॉल की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा रहे थे, मैंने तुमको यही बताया था कि Br2H2O के साथ रिएक्ट कराने से Br+ कैसे बनता है। वही चीज यहां पर भी है, Cl2H2O के साथ रिएक्ट करा के Cl+ कैसे बना वो दिखा रहे हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे बर्तन में 3 आदमी है, Cl+, Cl- और पानी। बताओ ठीक कह रहे हैं? यानी ये दोनों नहीं है, ये पड़े। अब इनमें तुम खुद देख लो क्या कौन दौड़ लगाएगा, साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा दौड़ने का नंबर तो Cl+ का लगेगा क्योंकि ये दोनों तो बेकार लोग हैं, ये तो चाहते ही नहीं इसके पास आना, तो ऐसे में Cl+ दौड़ेगा। अच्छा, अब Cl+ के बारे में भी तुम्हें एक बात बताई गई है, ये वो इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे लोन पेयर है, और जब कभी भी वो इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करे जिसपे लोन पेयर होता है, एक तरफ से लेता है एक तरफ से देता है, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनाता, एक रिंग बनाता है, साइक्लिक हेलोनियम आयन। कुछ क्लियर है? यस। को सब लोग करें, ये आगे भी कई बार आएगी, आ चुकी है कि जब कभी भी डबल बॉन्ड सिस्टम पर कोई ऐसा इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करे जिसपे लोन पेयर होता है, वो कार्बोकेटायन कभी नहीं बनने देता। वो कहता है भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, बात खत्म, तो ले लिए, ऐसे ले लिए। जैसे वो उधर से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उधर प्लस आ जाता है, तुम्हें पता ना, वो ऐसे यूं जाते हैं और यूं मिल जाते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू। तो जब वो इधर जाके इधर मिलते हैं तो उस वाले कार्बन पे प्लस आ जाता है, लेकिन प्लस आने नहीं देता। वो कहता है तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरे पास लोन पेयर है, मैं ये तुम्हें दे दूंगा। यानी एक तरफ से मैंने लिया, एक तरफ से तुम्हें दे दिया, ऐसे में एक रिंग बन जाती।
कार्बोकेटायन बनता ही नहीं, और जब तक कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तब तक रीअरेंजमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल, कोई शिफ्टिंग नहीं सर, सीधे रिंग बनाइए और रिंग को खोलिए, बात खत्म। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही Cl+ इस पे अप्रोच करेगा तो सबसे पहले ये एक साइक्लिक हेलोनियम आयन तैयार करेगा, और ये साइक्लिक हेलोनियम आयन आपका ऐसा बनेगा। बताओ समझे? यस। अब आपके पास सर दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या है सर? अब ये रिंग लेकिन अच्छी नहीं, आप 3 मेंबर्ड रिंग है, आप पॉजिटिव चार्ज के साथ क्लोरीन के ऊपर, थोड़ी सी दर्द है, परेशानी है सर, इस रिंग को खोलना पड़ेगा। लेकिन अब अपने आप थोड़ा खुलेगी, अगर अपने आप खुल जाती तो बनती क्यों? इसका मतलब हुआ कोई तो धक्का मारेगा। अब धक्का कौन मारेगा सर? धक्का जो है ना इस Del+ पे अप्रोच करने की बात, ये दोनों कार्बन Del+ है, क्लोरीन चूस रहा है, तो Del+ पे अप्रोच सर न्यूक्लियोफाइल कर सकता है। तो अब तुम्हारे बर्तन में अप्रोच करने के दो आदमी, एक पानी है और एक Cl-। बताओ समझे बात को? ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल। आप ये बताइए इन दोनों में मजबूत न्यूक्लियोफाइल कौन सा? क्लोरीन। सर क्लोरीन है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर्ड टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। और अप्रोच करने के चांसेस किसके होंगे? Cl-। तो Cl- अप्रोच कर। लेकिन सर एक बात ये बताइए, आप चाहे जितने स्ट्रॉन्ग, अगर आप इस साइड से और इस साइड से यहां पर हैं कहीं, और पानी सर यहां खड़ा है, अब आप ये बताइए, चाहे आप जितने स्ट्रांग हो, आपको यहां पहुंचने में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि पानी तो सर एक्सेस में होता है, नहीं रहता है। पानी तो नीचे ही खड़ा हुआ है चुल्लू लगा के। इसका मतलब ये हुआ सर, ये पानी उसको नहीं आने देगा, ये फौरन धक्का मार के इस रिंग को ओपन कर दे। ये समझ में आया कि उसने यहां क्यों धक्का मारा नीचे? यस सर। क्योंकि CH3 का डोनेटिंग नेचर, और बल्कि बड़ा छोटा छोड़िए, आप एक बात याद कर लीजिए, जब कभी भी रिंग स्ट्रक्चर को आप धक्का मार के खोलते हैं तो आप हमेशा उस कार्बन पर अटैक करते हैं जिसका Del+ ज्यादा स्टेबल। बात खत्म, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन रीजन ये नहीं है, रीजन वो बॉन्ड लेंथ वाला ही है जो तुम्हें मैंने पहले बताया था। लेकिन तुम इस बात को इस तरह से याद रखो कि इन दोनों Del+ में ज्यादा स्टेबल Del+ कौन सा है सर? ये वाला। तो यही धक्का मारिए और इसी रिंग को खोल दीजिए। यानी ये पानी नीचे से धक्का मार के इस रिंग को खोल देगा। ये आपका माइनर प्रोडक्ट, सॉरी मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। और उतनी देर में हो सकता है ये बेचारा दौड़ते दौड़ते, अरे हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, ऐसे में ये भी धक्का मार दे। और अगर इसने धक्का मार दिया तो ये माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा वो ये आ जाएगा CH3। नीचे से पानी धक्का मारेगा और ये रिंग ऐसे करके खुलेगी, तो ये आपका Cl। ये समझ में आया? दिस इज मेजर बिकॉज ऑफ वाटर। लेकिन यही माइनर प्रोडक्ट की बात करें तो जब Cl धक्का मार के Cl को भगाएगा तो सर ये माइनर प्रोडक्ट आ जाएगा, ये Cl का एंटी एडिशन देखने को मिलेगा। सो दिस विल बी माय माइनर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ Cl-। दिस इज माइनर and this is because of the attack of water, this will be major, and this is हेलोहाइड्रिन। इसे हेलोहाइड्रिन कहा जाता है। इसमें हेलो भी है और इसमें हाइड्रिन भी है, इसमें हेलो भी है, इसमें हाइड्रिन भी है। और ये नॉर्मली एल्कीन्स की HOCl के साथ रिएक्शन, इसको आप HOCl भी बोल सकते हैं। दिस Cl2 और H2 इज HOCl आल्सो, HOCl भी लिखा हुआ मिलता है बिकॉज HOCl इज HO- and Cl+। तो क्लोरीन की Cl2H2O के साथ रिएक्शन या HOCl के साथ एडिशन रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये प्योरली मार्कोनिकॉफ एडिशन के नाम से जानी जाती है। और इसमें HO और Cl का मार्कोनिकॉफ एडिशन दिखाया जाता है, जिसमें नेगेटिव पार्ट बीच में और पॉजिटिव पार्ट बाहर जाके चुपचाप लग जाता है। और इस तरह से बने प्रोडक्ट को हेलोहाइड्रिन का नाम दिया जाता है। हम हेलोहाइड्रिन नहीं पढ़ रहे हैं, हम हेलोहाइड्रिन से ईथर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे थे पहले तुम्हें हेलोहाइड्रिन का आइडिया लग जाए कि एल्कीन्स HOCl के साथ रिएक्ट करके या H2OCl2 के साथ रिएक्ट या HOBr2 के साथ रिएक्ट करके अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं, जिसका इलेक्ट्रोफाइल वो X+ होता है। X+ समझ लो, Cl+, वो इलेक्ट्रोफाइल। और ये सवाल मैंने किताबों में देखा, तुमने भी कहीं पढ़ा होगा कि जब एल्कीन्स HOCl हेलोहाइड्रिन बनाती हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफाइल इज X+। वो X+ एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जो एक तरफ से लेगा, एक तरफ से देगा, एक साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाएगा जिसको पानी खोलेगा और फाइनल प्रोडक्ट मेजरली हेलोहाइड्रिन फॉर्म करते हैं। क्लियर? यस सर। सर आपने ये जो वाटर वाला रीजन दिया कि OH अटैक करेगा, ये आपने बस समझाने के लिए दिया था या फिर एक्चुअल रीजन यही है? वाटर वाला कौन सा सर कि H2O अटैक करता है ऐसा? हाँ नहीं, यही रीजन है। मतलब आप समझिए ना, जैसे मैं ये रिंग खोलने के लिए तैयार बैठी तो खोलेगा सर, वो तो समझ गया। तो आप भले ही कमजोर न्यूक्लियोफाइल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो एक्सेस में है तो ये रेट इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि तुम देख रहे हो ना, ये SN2 टाइप की कुछ रिएक्शन हो रही है, यस सर। तो वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। यानी अगर आपने भर रखा है और नीचे ही खड़ा कर रखा है एक आदमी तो खड़ा नहीं करते कि Cl- का नंबर नहीं लगेगा। Cl- का नंबर लगेगा, लेकिन वो जो भी होगा वो माइनर में काउंट किया जाएगा। मेजर इस सवाल का आंसर सिर्फ हेलोहाइड्रिन लिखा जाए, है ना। वैसे भी सोचना यार कि अगर तेरा आंसर यही मेजर होता
तो इसको मेजर करने के लिए इतने ड्रामे की जगह इसी पर Br2CCl4 नहीं डाल देते? ब्रोमीन को डीकलराइज करने के लिए एंटी एडिशन होता था Br का, तो ये बोला जाए तो वो वाली रिएक्शन। यानी यहां पर जो मेन बात यही है कि ये हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन है जिसमें, लेकिन ये याद क्या करना है, ये मार्कोनी के हिसाब से हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन है। मार्कोनी के हिसाब से मतलब जो OH माइनस है वो बीच में लगता है और जो Br माइनस है वो बाहर लगता है, या Cl माइनस जो है वो बाहर, Cl प्लस जो है वो बाहर लगता है। तो ये HOCl का एडिशन मार्कोनी के हिसाब से इस एल्कीन पे किया गया है, जिसमें HO अंदर, ये देखिए HO अंदर आ रहा है और Cl बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक, अच्छा अब ये जो हेलोहाइड्रिन बना है इससे ईथर कैसे बनेगा? तो देखो ये तो बड़ा सीधा है। अगर इसी के सामने आपने बेस डाल दिया तो ये बेस जो है हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन शो कर सकता है। आप इसको चाहो तो एनजीपी बोलना चाहो एनजीपी बोलो, अदरवाइज बहुत क्लियर है, OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, O पर माइनस आएगा और ये माइनस पीछे से धक्का मार के Cl को लीव करा देगा और ये बढ़िया एक साइक्लिक ईथर तैयार हो जाएगा। यानी ये भी कहने के लिए ईथर बनाने का एक मेथड माना जा सकता है। अब वो अलग बात है, ये ईथर साइक्लिक ईथर बन रहा है वो अलग बात है, बट ईथर बनाने का एक मेथड ये भी माना जा सकता है कि आप हेलोहाइड्रिन को बेसिक एनवायरनमेंट में अगर रखते हैं तो हेलोहाइड्रिन बेसिक एनवायरनमेंट में वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ये साइक्लिक ईथर फॉर्म कर सकता है। समझ पाए? चलिए अब जरा, यानी और भी ईथर कहीं इधर उधर बन जाते होंगे अलग बात है, लेकिन अब जरा इनकी एक आध रिएक्शंस की बात करते हैं। ईथर्स वैसे तो बड़े इनर्ट टाइप के हैं, मतलब तुम समझो ऐसे कोई बहुत खास रिएक्शन इनकी पढ़ने लायक नहीं लगती। अब गिनी चुनी एनसीईआरटी में भी बात करें तो गिनी चुनी शायद एक रिएक्शन दूसरी भी दी गई हो तो गिनी चुनी एक दो रिएक्शंस ईथर की दे रखी हैं। तो हम ईथर के बारे में जरा एक आध रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ईथर्स के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि वो हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन शो करते हैं। अब ये बात एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन आईआईटी के लिए बड़ा फेवरेट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस साल भी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड पे सवाल पूछा था और इससे पहले भी कई बार क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड पे सवाल पूछ चुके हैं। ठीक, तो ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। ये कहते हैं ये जो ईथर्स होते हैं, अगर आप ईथर के सैंपल को कभी लैब में इस्तेमाल करना चाहें, मान लीजिए कभी हमें लैब में चाहिए, ऐसी बोल रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं, तो अगर आपको लैब में चाहिए तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आप उस ईथर के सैंपल को यूज करने से पहले ये चेक कर लीजिए उसके अंदर हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन तो नहीं हो रखी, ये चेक कर लीजिएगा। मैंने कहा भाई ये क्या बला है, अगर चेक ना करें तो क्या हो जाएगा, मतलब है क्या चेक करने का चक्कर? कह रहे हैं देखिए ऐसा है, ईथर जो है वो हवा के कांटेक्ट में आने के बाद उनके अंदर हाइड्रोपेरोक्साइड्स फॉर्मेशन होता है। ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड्स होते हैं ये छोटी छोटी गांठें होती हैं, लम्प्स, जो ईथर के सैंपल में छोटे छोटे दिखाई नहीं देते नेकेड आई से, वो घूमते रहते हैं। तो मैंने कहा घूमते रहते होंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? कहते नहीं, फर्क पड़ता है कि अगर आप उस ईथर के सैंपल को मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में लेके कभी गर्म करने लगे या कुछ करने लगे तो वो बूम फट सकती, वो जो गांठें हैं फट सकती। इनफैक्ट वो गर्म करने की भी जरूरत नहीं है, कई बार तो वो आपस में रगड़ने से फट जाती। अब देखो मुझसे ये मत पूछना कि सर ये एक्सप्लोजन कितना तगड़ा होता है, हमें नहीं पता कितना तगड़ा होता है, लेकिन अगर हुआ तो नुकसान है, बस बात खत्म, हमें क्या लेना देना साला। अगर हमारी टेस्ट ट्यूब भी टूट गई तो भी तो नुकसान हो गया ना, समझो बात को। तो हम ये मान के बैठते हैं कि अगर आप ईथर लेके आते हैं तो आप सबसे पहले टेंशन मत लीजिए, सबसे पहले चेक कर लीजिए कि भाई आपके अंदर हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन तो नहीं। तो आपने चेक किया, कैसे चेक करेंगे अभी हम देख लेंगे। तो हमने चेक किया, उसने कहा भाई हमारे अंदर हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन नहीं, आप यूज कर लीजिए, मस्त हो जाइए, खत्म। लेकिन अगर है तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप उस सैंपल को फेंक दीजिए, बस कम से कम आपकी जान बच जाएगी। अच्छा दूसरी बात क्या, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे लैब में ईथर का सैंपल रखा है सर, ढक्कन बंद है सर, क्या टेंशन है, ढक्कन बंद है तो ईथर का एयर के साथ कांटेक्ट ही नहीं होगा सर, पक्का यहाँ हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। अरे भाई ये भी तो है कि ढक्कन तुम्हारे सामने बंद है, साला जहां से लिया गया था वहां ढक्कन खुला था कि बंद, अब क्या पता, समझ लोग नहीं हो तो कहां से आते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये तो बेकार की बातें हैं कि हमारे सामने ढक्कन बंद है। आपको चेक कर लेना चाहिए कि ईथर के सैंपल के अंदर हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन हुई है या नहीं। तो सबसे पहले तो हाइड्रोपेरोक्साइड क्या है वो एक बार में लिख देते हैं, उसको बनाने की मैकेनिज्म भी लिख देते हैं और उसको चेक करने की भी बात भी कर लेते हैं। यानी सीधी सीधी पहले एक लाइन में लिखें तो कोई भी ईथर ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं, कोई भी ईथर ले लेते हैं, मान लीजिए ये ईथर ले लेते, इस ईथर को अगर एयर में एक्सपोज करा गया हो कभी भी तो आप समझ लीजिए ये आपके लिए नुकसानदायक है, इसके अंदर हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन हो चुकी है, आप कदापि इसको इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज नुकसान होगा। ठीक, तो अब ये कैसे बनता है वो अभी हम समझ लेंगे। अब ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन है, इस हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन से ही नुकसान होता है।
अच्छा, मैकेनिज्म क्या है वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि मैं पहचानूंगा कैसे कि मेरे ईथर सैंपल के अंदर हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन हुई है या नहीं। उसके दो मेथड्स हैं, और उनमें से पहला मेथड ये है हाउ टू डिटेक्ट हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन। हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन इन ईथर सैंपल। ईथर सैंपल में हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन कैसे डिटेक्ट करेंगे? पहला मेथड है। कोई रो रहा है क्या? हाँ भाई शिवम, ठीक हो? यस सर। आज आगरा में कौन कौन आया यार? सर सब आए हैं जितने। आज लग रहा है वहां समोसा वोसा की पार्टी थी क्या? यस सर। सर मिलाप सर ने दी। मिलाप सर ने दी थी तो तुम समोसे खाने चले आए, बताइए। चलिए, तो अब ये हाइड्रोपेरोक्साइड डिटेक्ट करते हैं। तो जरा समझना, सबसे पहले सैंपल लेके आते हैं जिसको चेक करना है हमें, ठीक। उस सैंपल में जो है थोड़ा सा FeSO4 डाल दें। ऐसे ये बहुत तरीका है, ज्यादा तुम दिमाग में लगाना। पर्पस FeSO4 का नहीं है, पर्पस Fe+2 का। तो यानी इस सैंपल में मैंने किसी तरह से Fe+2 आयंस डाले। Fe+2 आयन डालने के बाद ये पहला स्टेप हो गया, और पहला स्टेप होने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया KSCN। अगर ब्लड रेड कलर मिला तो आप समझ लीजिएगा खतरा है। अगर खूनी रंग मिला आपको तो आप समझ लीजिएगा खतरा है। उसका रीजन भी है। रीजन ये है कि अगर आपके अंदर हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन है तो होगा ये कि जो Fe+2 उस हाइड्रोपेरोक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe+3 में, और ये जो Fe+3 है वो थायोसाइनाइड के साथ जुड़कर PSCN होल थ्राइस का खूनी रंग तैयार कर देगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ खूनी रंग तभी बनेगा जब Fe+3 बनेगा। अगर Fe+3 ना हुआ तो कम से कम खूनी रंग नहीं आएगा। और Fe+3 कब बनेगा? जब ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन तब होगा जब कौन करेगा? हाइड्रोपेरोक्साइड। यानी अगर हाइड्रोपेरोक्साइड है तब तो आपका Fe+2 आयन Fe+3 में जाएगा, +3 में गया और HCN डाला आपने तो आपको खूनी रंग मिलेगा। अगर हाइड्रोपेरोक्साइड नहीं है तो +2 में रह जाएगा, और अगर +2 में है तो कम से कम आप इस खतरे से बच जाएंगे। ये पहला तरीका है ये डिटेक्ट करने का कि आपके सैंपल में हाइड्रोपेरोक्साइड है या नहीं। अगर है फेंक दीजिए, नहीं है तो यूज कर लीजिए। ना हमें फेंकना है ना हमें यूज करना है, हम तो ऐसे कह रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव पूछ ना ले हमसे, ठीक। दूसरी बात, दूसरा तरीका ये है इसी सैंपल के अंदर हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन को डिटेक्ट करने का, वो है आप सैंपल लेके आइए, जो भी सैंपल लिया गया है उस सैंपल को लेके आइए, और उस सैंपल में इस बार डालिए KI सोल्यूशन, और KI डालने के बाद आप डालिए इसके अंदर स्टार्च। अगर ब्लू कलर आया तो आप समझ लीजिएगा खतरा है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? तुम सब समझते होगे। ये जो सैंपल है वो KI के I- को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देगा, और I2 अगर तुम्हें याद हो स्टार्च के साथ ब्लू कलर देती। यानी कहने का मतलब ये हुआ अगर सैंपल में हाइड्रोपेरोक्साइड है तो ब्लू कलर आएगा, सैंपल में हाइड्रोपेरोक्साइड नहीं है तो ब्लू कलर नहीं आएगा। सैंपल में अगर हाइड्रोपेरोक्साइड है तो वो KI के I- को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा, और ये I2 स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलरेशन शो करेगा। अगर ब्लू कलर आया तो आपके लिए खतरा है। ये दो मेथड्स होंगे जो सिर्फ ये पहचानने के लिए यूज किए गए। ये कोई सुधार नहीं है, मतलब क्या बोले, प्यूरिफिकेशन का मेथड नहीं है कि आपका जो सैंपल है वो प्यूरिफाई कर रहे हैं। ये सिर्फ सैंपल को डिटेक्ट करने के लिए कि वो यूजेबल है या नहीं, बस। समझ में आई बात? यस सर। आते हैं काम की बात क्या है, जिस पर जेईई में अब तक कुछ भी नहीं पूछा गया। एक तो इसके ऊपर भी कोई बात नहीं क्योंकि पूछी गई, और हाइड्रोपेरोक्साइड के फॉर्मेशन पर, क्यूमीन के ऊपर क्योंकि पूछ चुका है तो इसलिए चांसेस है कि इसके ऊपर भी पूछ ले, ठीक। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन है, अब जिस तरह से तुमने देखा है, देखो यहाँ पर मैंने जो आंसर लिखा है, इस आंसर को देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? इस आंसर को देख के ये समझ में आ रहा है कि सर जो मुझे हाइड्रोपेरोक्साइड बनाना है वो OOH लगाना है। कैसे लगेगा वो हम देख लेंगे, लेकिन हमें OOH लगाना है, और वो जो OOH है आपके आंसर को देख के लग रहा है कि वो O के बगल वाले कार्बन पे लगाना है। बात समझ लो कि नहीं? यानी O का जो बगल वाला कार्बन, और मैंने जो ईथर लिया है वो सिमेट्रिक लिया है, तो मुझे तो ये भी टेंशन नहीं है कि O के इस बगल में लगाना है कि उस बगल में लगाना है। यानी तुम्हें शायद सवाल अगर पूछा जाता है तो शायद ये भी सोच के पूछा जाए कि ये बताइए इस ईथर के अंदर हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन अगर हुई तो कैसा दिखेगा।
हाँ समझो, यहाँ तो सिमेट्री है तो कहीं भी लगा दो, लेकिन हो सकता है ईथर सिमेट्रिक ना होता, एक अनसिमेट्रिक ईथर होता, तो ऐसे में OH को इधर लगाएंगे या OH को उधर लगाएंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा, और उसके लिए आपको थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए। वैसे तो मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूं, लेकिन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस मैकेनिज्म से लगता है कि आपको वो बात पता होनी चाहिए जो इस सवाल को डील कर सके कि हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन में O के अगल में लगाना है, बगल में लगाना है, किस तरफ लगाना है, ये कैसे पहचाना जाता है। तो वो पहले एक मैकेनिज्म लिख लेंगे तो उससे भी आइडिया लग जाएगा, और नहीं तो एक छोटी सी बात याद ही कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास यही ईथर था जो अभी मैंने लिया था, CH3 CH2O CH2 CH3। अब आपने इसके सामने एयर डाली, मैं बात कर चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी, जो एयर है वो एक डाई रेडिकल की तरह बिहेव करती है। तुम्हें याद है, तुमने पता नहीं कभी पढ़ा है कि नहीं, कंबशन रिएक्शंस हैं वो जो टर्शरी एल्केन्स होती, टर्शरी वाली एल्केन समझ रहे हो, जैसे नियो टाइप की जो होती हैं, जो ब्रांच एल्केन्स होती हैं, उनका जो ऑक्सीडेशन वो आसान होता है, उनका कंबशन आसान होता है। उसका रीजन है कि एयर के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो डाई रेडिकली रिएक्ट करता है, यही ये रिएक्शन होती, और इस रिएक्शन में रेडिकल बनते हैं। मैं अभी मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा, तुम्हें उससे भी समझ में आएगा। इसमें जो है रेडिकल बनते हैं, और अगर इसमें रेडिकल बनेंगे तो रेडिकल वो ज्यादा स्टेबल बनेगा जो हाइपर कॉन्जुगेशन से या रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो। तो जितना टर्शरी वाला H निकलने के चांसेस होते हैं रेडिकल बनने के, वो उतना ज्यादा चांस फेवरेबल होता है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो डाई रेडिकल है, ये डाई रेडिकल क्या करेगा, ये क्या देखिए ऐसा है, मैं आपके पास आऊंगा और किसी एक H को लेकर निकल लूंगा, बात खत्म, किसी एक H को लेकर निकल लूं। तो मैंने कहा अब आपके पास तमाम H हैं, मैंने क्योंकि सिमेट्रिक ईथर बनाया है तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास 2 हाइड्रोजन निकलने के लिए हैं, एक यहां है और एक यहां है। बताओ मानते हो? यस सर। इधर तो सेम ही है मामला, तो एक ही बात है। तो इसका मतलब ये रेडिकल ये कहेगा कि मैं किसी एक H को खींचूंगा। अच्छा, अगर उसने यहां से H को खींचा तो यहां रेडिकल बनेगा, और यहां से H को खींचा तो यहां रेडिकल बनेगा, और ये रेडिकल ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए या रेजोनेंस की आखिरी कंडीशन थी कि जब कभी भी रेडिकल के एडजेसेंट ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर होगा तो ये भी रेजोनेंस की सिचुएशन में काउंट किया जाएगा। बात समझे? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा फ्री डाई रेडिकल ऑक्सीजन है वो किसी एक H को निकालने की कोशिश करेगा, और वो H जो सबसे पहले निकलेगा वो ये वाला H होगा। इसलिए यहां एक रेडिकल आएगा जो O के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और H निकालने के बाद जो उसकी शक्ल होगी वो ऐसी होगी। यहां तक ठीक है? यस सर। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप आपका यही रेडिकल जो आपने बनाया है, इसी पर फिर से ऑक्सीजन का डाई रेडिकल आएगा और वो जाके जुड़ जाएगा। नाउ दिस इज CH3 CH OO डॉट O CH2 CH3। प्रोपोगेशन स्टेप में ये CH3 CH OO डॉट O CH2 CH3 ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के सामने आएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, और ये रेडिकल फिर से उसी H को, मतलब सर उन दोनों में जो O के बगल वाली है उसी H को ले लेगा, और जब ये इसी H को ले लेगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर यहां जाएगा CH3 CH OOH, और यहां जाएगा O CH2 CH3, और उधर क्या बचेगा H निकालने के बाद? CH3 CH डॉट O CH2 CH3, और ये दोबारा सर्कुलेट हो जाएगा। और तुम सब जानते हो रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो इसी तरह से चलती है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन स्टेप्स। मैं सिर्फ प्रोपोगेशन स्टेप्स दिखा रहा हूं, जिसमें ये आपका इनिशिएशन स्टेप होगा और उसके बाद ये आपका प्रोपोगेशन स्टेप है। आता जाएगा जाता जाएगा, आता जाएगा जाता जाएगा, और जहां भी 2 रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे रिएक्शन टर्मिनेट कर जाएगी। तुम्हें पता है ये रेडिकल मैकेनिज्म्स में एक टर्मिनेशन स्टेप होता है, जहां 2 रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं, रिएक्शन टर्मिनेट कर जाती है। बताओ यहां तक समझ में आई मैकेनिज्म? अब आप अपना प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है वो ये बन रहा है, और यही मुझे चाहिए भी था। और ये वापस चला जाएगा, वापस गया, फिर से वो आया, जुड़ा, वापस आया, ऐसे आया, फिर से ऐसे खेलते रहिए और आपको ये मिलता चला जाए। अब देखो काम की बात करते हैं यार, इतनी मैकेनिज्म तुमसे थोड़ी ना पूछेगा, तुमसे सीधी सीधी बात पूछेगा कि ईथर्स का हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन क्यों होता है, किस मैकेनिज्म के तहत होता है। तो आप बता दीजिए रेडिकल मैकेनिज्म है, इनिशिएशन, टर्मिनेशन, प्रोपोगेशन स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, और बनता ईथर में हमेशा OH है, और वो बनता है O के बगल में। अब आप बताइए O के बगल में क्यों बनता है? क्योंकि सर रेडिकल मैकेनिज्म है, O के बगल वाला रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसका मतलब ये तो क्लियर है सर, बनाना मुझे O के अगल या बगल है। बताओ मानते हो? यस सर। बगल में बनाओगे तो भी लोन पेयर से स्टेबलाइज होगा, और अगल में बनाओगे तो भी लोन पेयर से स्टेबलाइज होगा। लेकिन सर ये ऐसा हुआ कि दोनों सिमेट्री हुई, तब तो अगल बगल बराबर ही है, कहीं भी बना दीजिए। लेकिन अगर सिमेट्री ना हुई तो अब क्या करेंगे? अरे तो रेडिकल की स्टेबिलिटी को देखकर आंसर निकालना है, और क्या बताएं? बनाना तो बगल में ही है, बात समझ लो कि नहीं? बनाना तो बगल में ही है, लेकिन अगल या बगल में से जहां रेडिकल ज्यादा स्टेबल बने वहां बनाना है, बस ये ध्यान।
कुछ समझे बात? यस सर। यस सर। यानी जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो इसकी मैकेनिज्म हो गई जिसका यूज हमें कम लगता है कि कुछ पूछे, बट अगर पूछेगा तो जवाब दिया जा सकता है। अच्छा, इसको हटा दे भाई। यस सर। मिनट। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा ही ले लेते हैं, पहले एकदम सिंपल सा ही ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ये क्या ये ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन शो करेगा? हम तो कहते हैं छोड़िए हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन, आप इसका आंसर लिखिए, बस बात खत्म। तो जिसको पता ही नहीं है कि यार ये कौन सी रिएक्शन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, O2 के साथ ईथर ये करता होगा। जिसको आइडिया वो जानता है कि O2 के साथ ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन शो करता है, और इस हाइड्रोपेरोक्साइड में आपको अपने हिसाब से आंसर लिखना, बनाना O के बगल में ही है, या तो अगल या बगल, और उस अगल बगल में डिसाइड कैसे करेंगे? जहां का रेडिकल ज्यादा स्टेबल। तो मेरे ख्याल से सब लोग बना लेंगे अब। यस सर। यानी जो आंसर आएगा वो आएगा CH3 CHOOH OCH3। बताओ, समझे? यस सर। जो दो रेडिकल बनेंगे, चलो एक बार लिख ही देते हैं। जो दो रेडिकल बनेंगे, एक तो ये वाला बनेगा, और एक जो दूसरा रेडिकल बनेगा, एक ये वाला बनेगा। और इन दोनों रेडिकल में इस रेडिकल की स्टेबिलिटी इस रेडिकल से अच्छी है, क्योंकि देखो दोनों रेडिकल क्योंकि बगल में बन रहे हैं ओके, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो कॉमन ही है। तो जो भी डिसाइडिंग फैक्टर वो क्या बचा, वो आपको देखना है, और जो बचा है वो तुम्हारे सामने। ये CH3 है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इस रेडिकल की स्टेबिलिटी को बाहर आओ। कुछ समझे? यस सर। चलिए और बताइए, ऐसे कोई और सवाल उल्टा सीधा बना लेते हैं, ऐसे ही दिमाग में आ रहा है तो लिख देते हैं। कौन सा ईथर जानलेवा है? ऐसे नहीं पूछेगा तुमसे सवाल, बात समझ रहा है? तो पूछेगा, मतलब ये जानना चाह रहा है कि कौन सा ईथर खतरनाक ज्यादा लगता है, ऐसा तो ऐसे करके कुछ लैंग्वेज बनाएगा। तो कौन सा ईथर ज्यादा खतरनाक है, तो 4 ईथर ले लेते हैं। CH3C, बताओ इन चारों ईथर में ज्यादा जानलेवा ईथर कौन सा? सब लोग समझ रहे ना जानलेवे का मतलब क्या हुआ? सी। मतलब जहां क्या कहते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा हैं, वो ज्यादा खतरनाक। तो ज्यादा चांसेस कहाँ है? सारे में ईथर। सबसे पहले बताओ, सब में हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगी, ये बताओ। अब पूरा सवाल ही कर लेते ना, कहाँ कहाँ होगी वो देख लेंगे, फिर उसके बाद जहां ज्यादा अच्छी होगी वो देख लेंगे। तो कहाँ कहाँ होगी वो चेक कर लेते हैं। यस सर। सर सी। सी है। बी। नहीं सर, बी होगा, बी। सी। अच्छा एक सेकेंड, अब यही 2-4 ऑप्शन होते हैं, सारे लोग मिलके अपना कुछ कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। ये बताओ सबसे पहले कि पहले वाले में ईथर का हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन कहाँ होगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। माइनर में राइट पे भी होगा। क्या लेफ्ट में होगा सर, मेजर। अब मेजर माइनर क्या? तो ऐसे तो सर थोड़ा धुआं भी निकलेगा, वो भी पूछा बताया करो सर। इसमें थोड़ा सा धुआं भी निकलेगा सर, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, इसमें धुआं भी निकलेगा। अबे हमें आंसर बताना होता है मेजर माइनर क्या होता है, तो सब कुछ बनता है, फिर तो सवाल ही ऑर्गेनिक खत्म ही हो जाएगी। ये H हट जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा। बना लोगे इसको अपने आप? यस सर। ठीक है, तो जैसा भी है नुकसानदायक है, अच्छा है, जैसा भी है। इस वाले में आते हैं, इसमें हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन राइट या लेफ्ट? राइट में ही हो सकता है सर। लेफ्ट में होगा ना ये वाला रेडिकल? हाइड्रोजन ही नहीं है, निकलेगा कैसे? बस सर हाइड्रोजन ही नहीं है तो राइट में होगा ना। बस यहाँ जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो तुम इस डायरेडिकल को निकालोगे कैसे? H को निकालते हैं ना।
तो जब तुम्हारे पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो किसको निकालोगे? नहीं समझे बात? Yes, sir. CH2 से निकलेगा। ये तो मजबूरी है, ये तो नहीं, मैंने जानबूझ के इसलिए दिया था ये सवाल। यहाँ आ जाएगा आपको OOH, और ये ठीक है, इसमें दो ऑप्शन है, इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, यहाँ लगना चाहिए क्योंकि ये वाला रेडिकल जो है इधर तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ही, उधर भी है, ठीक है। इधर वाले में Yes, फिर राइट में नहीं लगेगा, लेफ्ट में लगेगा, लेफ्ट में। क्योंकि राइट में तो लग ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो कि नहीं? जब आप H को हटाएंगे तभी तो OH लगाएंगे, जब H है ही नहीं तो हटाएंगे किसको, लगाएंगे किसको? तो इसका मतलब हुआ सर ये चारों आंसर ये निकल के आएंगे। और इनमें जानलेवा का, अगर आप जानलेवा का ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं, अगर निकल जाएगा ऑर्डर वगैरह, और नहीं तो आप ये बताना चाहें कि सबसे खतरनाक कौन सा है, तो जहां का रेडिकल O के बगल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां हाइड्रोपेरोक्साइड की संभावनाएं उतनी बढ़ जाएंगी, और हाइड्रोपेरोक्साइड की संभावनाएं नुकसान करेंगी। समझ बात को? यानी रेडिकल की स्टेबिलिटी ही ये डिसाइड करेगी कि हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन अच्छा है, हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा हैं या नहीं। और जितना ज्यादा हाइड्रोपेरोक्साइड के चांसेस होंगे बनने के, वो ईथर उतना ही ज्यादा नुकसानदायक है। यस सर। यहाँ पर आप थोड़ा सा हल्का सा अपने हिसाब से अपनी कॉपी पे लिख लो, चांस ऑफ हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन depends on the stability of free radical adjacent to ऑक्सीजन एटम। बस अब आपको ये देखना है, अपने हिसाब से देख के अपना काम चला लीजिए। सर हाँ सर, A एंड D में कैसे कंपेयर करेंगे? अब यार देखो, तुम उल्टे से सवाल ना पूछो, अब हम नहीं कर पाएंगे इनमें कंपैरिजन, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं यार। फिर भी A वाला थोड़ा ज्यादा खतरनाक लगता है ना, A में इधर भी जुड़ने के चांस है, उधर भी जुड़ने, अब पता नहीं यार हम सही बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा हमारा दिमाग ये कहता है कि भाई इस केस में इधर भी जुड़ने के चांसेस हैं, इधर भी जुड़ने, मेजर माइनर की बात नहीं कर रहा है, बट इधर ऑक्सीजन के ऊपर आने की, ऑक्सीजन के डायरेडिकल के पास ज्यादा साइट्स है H खींचने की, और वहां पर ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक ही साइट है H खींचने की, यहां से नहीं खींच सकता। बात समझ रहे हो कि नहीं? ज्यादा चांसेस लगते हैं कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वहां अप्रोच ज्यादा अच्छा हो एज कंपेयर टू दिस। सर तो ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पे तो जो बनेंगे सारे 2 डिग्री रेडिकल बनेंगे, वहां पे 1 डिग्री वाले बन के कुछ कम भी हो जाएंगे मेजर वाले, तो ये वाला ज्यादा अच्छा नहीं हुआ ऐसे तो D वाला। अब यार पता नहीं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए भाई। आप 2 डिग्री वाले बने चाहे 1 डिग्री वाले बने, ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड तो फॉर्मेशन कर ही रहा है ना। हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन के चांसेस अगर हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, मतलब फिर तो रेडिकल मुश्किल ही होगा, चांसेस तो मुश्किल ही होंगे। तो अब भाई मेरे हिसाब से तो ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा समझदारी का नहीं लगता कि दोनों एक जैसे ही रेडिकल लग रहे हैं, तो शायद कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। मतलब ज्यादा अच्छा सवाल तब बनेगा जब कुछ डिफरेंस आए, या रेडिकल की स्टेबिलिटी को लेकर ही कोई अच्छा सवाल बनाए। और तुम लोग को पता होगा कि रेडिकल की स्टेबिलिटी में इंडक्टिव का रोल कम है, बहुत कम है। रेडिकल की स्टेबिलिटी में हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस ज्यादा बड़ा हाथ रखते हैं। तो कुछ हो सकता है इससे रिलेटेड कोई बात कर ले या कुछ अच्छा सवाल बना दे। बट इंपॉर्टेंट ये था कि जिस तरह से क्यूमीन, अब तुम लोग सोच सकते हो कि क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के बनने की मैकेनिज्म क्या है। मैंने वहां बहुत बेवकूफ बनाया था तुम्हें, तुम पता नहीं पहचान पाए कि नहीं। वहां मैंने तुमसे क्या कहा था, सर एक डायरेडिकल बनेगा, एक और H को निकाल के वो पीछे वाला हो उल्टा होके जुड़ जाएगा। याद है कुछ ऐसे कुछ उल्टा सीधी बकवास की थी हमने। यस सर। बताने का मतलब नहीं था, लेकिन अब इस मैकेनिज्म को तुम अपने आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास ये क्यूमीन है, आप अपने आप समझ सकते हैं कि क्यूमीन किस तरह से रिएक्ट करती होगी इस डायरेडिकल के साथ। अब क्या होगा सर, अब वही जैसे अभी आपने ड्रामा किया वही सब चलेगा। यहां से H निकलेगा, यहां एक रेडिकल बनेगा, फिर इसके ऊपर एक दूसरा रेडिकल आके जुड़ेगा, फिर ये प्रोपोगेट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, और उसके बाद जाके यहीं OH लग जाए। तो आवाज सुनो, लेकिन हालांकि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन तब हमने सिर्फ इसी तरह से समझ लिया था कि भाई एक वाला O जो है H को ले लेगा और यहां रेडिकल बन जाएगा, और इस रेडिकल पर पीछे वाला O जाके जुड़कर हाइड्रोपेरोक्साइड बना देगा। ऐसे उल्टा सीधा बताया था, जबकि एक्चुअली ये हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन रेडिकल मैकेनिज्म है जिसके इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन स्टेप्स होते हैं। तो आप इस तरह से नहीं कह सकते एक बार जुड़ा उल्टा खत्म हो गया, वो तो टर्मिनेट कर दिया आपने। मतलब आपने उसी तरफ अगर उल्टा करके जोड़ दिया तो वो टर्मिनेट हो गई रिएक्शन। आपको प्रोपोगेशंस दिखाने, तो प्रोपोगेशन के लिए वो आपको स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि ये क्यूमीन वाला पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है जेई के लिए एडवांस लेवल पर, इतनी बार पूछ चुका है, कम से कम 2-3 बार, इस बार भी पूछा और भी कुछ साल पहले पूछा गया था, तो हो सकता है कुछ इसी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की मैकेनिज्म से लिंक करके बात कर ले कुछ, कि भाई मैकेनिज्म में एक स्टेप होता है या 2 स्टेप, मतलब प्रोपोगेशन कुछ भी करके तो तुम एकदम क्लियर रहना कि हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन इज रेडिकल मैकेनिज्म जिसके इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन सारे स्टेप्स होते हैं। या ऐसे नहीं होता कि एक बना जुड़ के उल्टा जुड़ गया, ऐसा
नहीं होता, बाकायदा ये रिएक्शन चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और जैसे ही टर्मिनेट करती है ये फिर से इनिशिएट करती है और फिर से इनिशिएशन से प्रोपोगेट करती है, जो कि नॉर्मल रेडिकल मैकेनिज्म्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। समझ पाए बात? सर सर एक बार इसकी मैकेनिज्म आप लिख देंगे? किसकी? क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड की। अब ये यही तो है जो अभी तुमने की है, यही तो मैकेनिज्म लिखी है। कैसे लिखें? अब तुम यही सवा दो, तुम समझना, यहां पर एक CH3 और लगा देते हैं और ये ऐसे, अब ये क्यूमीन बन गया कि नहीं? यस सर। अब चालू हो जाओ, ऐसे ही चालू हो जाओ बस। यहाँ रेडिकल बनेगा पहले, और इस रेडिकल के बाद फिर ये जुड़ेगा, तो यहाँ पर ये ऐसे कैसे बताएं, समझो बे, सेम मैकेनिज्म खुद बना के है ना, सेम एकदम ऐसे ही चलेगा, चलता रहे। हटा दे अब। यस सर। चलिए अब और एक रिएक्शन की बात करते हैं, जो सेकंड रिएक्शन है, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। ये जो सेकंड रिएक्शन है उसमें ये कहते हैं कि जो हमारे ईथर्स होते हैं ये HX के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन विद HX। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो ईथर्स है वो HX के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो पहले एक बार ऐसे लिख लेते हैं कि भाई अब कोई भी ईथर ले लेते हैं, RO, तुम कहो तो बढ़िया सा ले लेते हैं, चलिए RO R' ले लेते हैं, फिर सवाल अलग से करेंगे, लेकिन ऐसे जनरल बात कर रहे हैं। ये HX के साथ रिएक्शन क्या है क्या? अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद एक बार मुझे बताओ कि क्या होता होगा, किस तरह से होता होगा, पूरी डिटेल में तुम्हें क्या बात समझ में आ रही? तुमने तमाम बार ये वाली बात कर ली है। सबसे पहले क्या होता होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होता होगा सर? HX इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के चलते प्रोटोनेशन, और फिर H+ जो होगा वो O पे जाएगा, यानी सबसे पहले प्रोटोनेशन होना चाहिए। प्रोटोनेशन होगा इससे, और उस प्रोटोनेशन में सबसे पहले RO R' ये बनना चाहिए। बताओ ठीक कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद क्या लगता है? बिल्कुल सोच के बताना, एकदम बड़बड़ाना नहीं, बिल्कुल सब कुछ जो, क्योंकि हमें कुछ पता थोड़ी ना है कि कौन क्या है, हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं, भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो क्या क्या हो रहा है? सर R निकल जाएगा। सर ये कार्ड निकल जाएगा। जो हमारा रिश्तेदार है यार, हमारा रिश्तेदार है जो R निकलेगा, या R' नहीं निकल सकता? सर जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो वाला R निकल। इसका मतलब है सर इन दोनों में से जो बॉन्ड ज्यादा पोलर, अभी कम से कम अब तो कम से कम पढ़े लिखों की तरह बात किया करो ना, ऐसे तो ना रिक्शे वाले से पूछ लिया तो रिक्शे वाली लैंग्वेज यूज करेंगे तो वो निकल जाएगा सर, वो टूट जाएगा सर। अरे थोड़ा बताओ, थोड़ा तमीज से बात करते हैं सर। इन दोनों में जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा वो ब्रेक कर जाएगा, यही तो होता था। और कार्बन की पोलैरिटी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करती थी। अब हमें कुछ पता नहीं है सर, शक्ल तो आपने दिखाई नहीं है तो हमें कुछ पता नहीं है, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं सर ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है, दैट मींस R' कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल मान लेते हैं। तो अगर R' कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो फिर ये बॉन्ड टूटेगा, और ये टूटने के बाद ROH में कन्वर्ट होगा और प्लस R' प्लस में कन्वर्ट। बताओ ये ठीक है? ROH और R', और इस R' पे जाके हमारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा जो कि I- है, और आंसर आ जाएगा R'। क्लियर? यहां तक ठीक है? यस सर। ये पाथ कौन सा पाथ लगता है आपको? सर ये SN1 का पाथ लगता है। अच्छा चलिए और आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ मामला। क्यों? क्योंकि सर अल्कोहल जब बनेगा तो ये भी तो HX के साथ रिएक्ट करेगा। आपने बताया कि अल्कोहल HX के साथ रिएक्ट करके RH बनाता है, यानी अल्कोहल। आप बताओ क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर फिर से प्रोटोनेशन होगा। बताओ समझे? यस सर। अब प्रोटोनेशन होने के बाद कितने रास्ते होंगे? 2 रास्ते या 1 रास्ता? सोचिए। 2 रास्ते होंगे। क्या रास्ता होगा? सर या तो ये कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है या ये कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी और द पोलैरिटी ऑफ दिस बॉन्ड, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस R का प्लस। क्लियर? यस सर। लीजिए R+ बना तो इस R+ पर जो हमारा X- है ये जाके जुड़ेगा और इसको RX बना देगा। कौन सी मैकेनिज्म पाथ हुआ हमारा? ये हमारा SN1। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी बनती है SN2 की, और SN2 की पॉसिबिलिटी क्या है कि सर ये कह रहा है भाई मैं तो नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा तो धक्का मार के निकालूंगा। जब धक्का मार के तुम्हें निकालेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? RX ही आएगा। बस फर्क इतना है सर, ये SN2 पाथ को फॉलो करेंगे। यहां तक ठीक है? यस सर।
इसका मतलब ये हुआ सर आपने सबसे पहले HX डाला, HX एक्सेस में है, अगर HX एक्सेस में है तो एक बार एक अल्कोहल बनेगा, एक हैलाइड बनेगा, अल्कोहल फर्दर HX से रिएक्ट करके आपको दूसरा हैलाइड भी बना देगा। यानी ओवरऑल देखें तो एक हैलाइड ये या तो ये या ऐसे दोनों में से कोई एक पाथ को फॉलो करेगा और ये एक आपका हैलाइड। सर फाइनल आंसर आई कहां से आ गया यार? सर एक्स ही होगा। इसको भी एक्स ही लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये एक्स यानी दोनों सूरतों में आपको RX और R-X यानी यहां भी हैलाइड और यहां भी हैलाइड, ये आंसर। तो ये पूरा खेल खत्म हो गया या कुछ रह गया अभी? कोई और SN2 भी हो सकती थी यहाँ पर। कहां पर सर सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप मतलब यहां? यस कब होगी सर? वो R और R' की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। ये SN2 यहीं पर हो सकती थी। कैसे? ना ये कह रहा मैं निकला, ना ये कह रहा है मैं निकला। क्यों? क्योंकि ना मैं अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन ना तुम अच्छे स्टेबल कार्बोकेटाइन। बताओ ये नहीं हो सकता था क्या? यस सर। ये क्या बात होती है सर हमें तो तोड़ना ही तोड़ना है, ये कोई जरूरी नहीं। हाँ ये अलग बात है कि अगर टूटना है तो उसको टूटना है जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, लेकिन अगर दोनों ही बर्बाद है तो सर कोई भी बॉन्ड नहीं टूटेगा। और ऐसे में आपको धक्का मार के ये काम करना पड़ेगा। और तुम सब जानते हो ये धक्का मारने वाली जो मैकेनिज्म है ये SN2 के नाम से जानी जाती। यानी ये आपका पहला स्टेप होगा, किसी एक कार्बन पर धक्का मार के इसको बाहर निकाला जाएगा। किस कार्बन पर? जिस पर हिंड्रेंस कम होगी, यानी कम हिंड्रेंस पर धक्का मारेंगे। क्या बना सबसे पहला स्टेप? RX और उधर कौन निकला? और ठीक है ये? यस सर। अच्छा अब उसके बाद R-OH फिर से HX के साथ रिएक्ट करेगा। कौन सा स्टेप आया? प्रोटोनेशन का। प्रोटोनेशन होने के बाद फिर से दो रास्ते, एक ये और एक ये। कौन कौन से दो रास्ते? SN1 और SN2। बिल्कुल नहीं सर, SN1 का तो नाम ही मत लीजिएगा, क्योंकि अगर SN1 हो सकती होती तो पहले ही हो गई होती। बात समझे कि नहीं? हाँ यस सर। का मतलब सर SN1 का तो नाम ही मत लीजिएगा, जो भी होना है SN2 का होगा। और फाइनल आंसर X माइनस इस पर धक्का मार के इस पानी को निकालेगा और R-X तैयार होगा। आंसर सर फिर वही आएगा, RX एंड R-X। आंसर से हम तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं, समझो जरा बात को। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ईथर्स की रिएक्शन HX के साथ अगर होती तो पहला जो स्टेप है आपका ये वाला, ये पहला स्टेप SN1 हो सकता। अगर पहला स्टेप SN1 हुआ तो जो दूसरा स्टेप है आपका अल्कोहल का फर्दर रिएक्शन, वो SN1 भी हो सकता है और वो SN2 भी हो सकता है। बात समझे? यस सर। फिर भी मुझे ऐसा लगता है ये बोलना जरूरी है कि चांसेस SN2 के थोड़े ज्यादा लगते हैं। मैं इसलिए ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर SN1 के चांसेस ज्यादा अच्छे होते तो यानी R का प्लस अच्छा होता, और अगर R का प्लस अच्छा होता तो फिर वो यहां पहले ही टूटता ये वाला बॉन्ड, जबकि तुमने पहले किसको तोड़ा? ये। लेकिन सर ये बात आपकी समझदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ऊपर कंपैरिजन है। ये नहीं कह रहे कि R प्लस खराब है, हम ये कह रहे हैं R प्लस R' से खराब था, इसलिए R' पहले निकला। तुम मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। सबसे पहले आपने ईथर लिया, ईथर पे HX डाला, प्रोटोनेट किया। प्रोटोनेट करने के बाद हम ये नहीं कह रहे कि तुम खराब हो, हम ये कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो। और अगर तुम बहुत अच्छे हो तो तुम टूट जाना, जब तुम टूट जाओगे तो यहां से चल के आगे चले जाना और हम नीचे चले जाएंगे। जब हम नीचे चलेंगे तो हमारे पास भी दो ऑप्शन आएंगे, या तो SN1 या SN2। SN1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। वैसे फिर भी चांसेस सर 1 के थोड़े कम लगते हैं, इसलिए क्योंकि 1 करने से मुझे कार्बोकेटाइन बनना पड़ेगा, और कार्बोकेटाइन अगर मैं बहुत अच्छा होता तो मैं यहां पर खुद टूटता, इसको नहीं टूटने देता, पहले मैं टूटता। लेकिन अब ये तो गलत बात है। गलत इसलिए क्योंकि सर हम अच्छे हैं, मना नहीं कर रहे, लेकिन अब साहब हमसे भी बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे में हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। यानी चांसेस SN1 के भी बनते हैं, नीचे वाले स्टेप में SN2 के भी बनते हैं। फिर भी लगता यह है कि SN2 के चांसेस थोड़े ज्यादा, ऐसे सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं आपस में, ठीक। अच्छा अब दूसरे केस क्या बनता है? दूसरा केस ये कि ना हम निकलेंगे ना आप निकलेंगे, ना हमारा बॉन्ड पोलर ना आपका बॉन्ड पोलर, क्योंकि दोनों ही कार्बोकेटाइन फर्जी। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में सर पहले स्टेप में SN2 कर दीजिएगा। अब अगर पहले स्टेप में SN2 हो गई तो दूसरे वाले स्टेप में SN2 होगी। क्यों? क्योंकि सर अगर पहले में SN2 हो गई इसका मतलब ना हम अच्छे ना आप अच्छे, तो फिर सेकंड स्टेप में अच्छे कैसे हो गए आप? यानी ये कंफर्म है कि सर ये SN1 पाथ बिल्कुल फॉलो नहीं हो सकता। इफ फर्स्ट स्टेप इज SN2 द अनदर विल पक्का SN2, एंड इफ द फर्स्ट स्टेप इज SN1 देन द सेकंड स्टेप कैन बी SN1 और SN2, द चांसेस ऑफ SN2 विल बी मोर। दैट्स इट। कुछ समझ पाए बात? यस सर। सर जब प्रोडक्ट्स दोनों तरीके से सेम ही बन रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? वो क्वेश्चन आ जाएगा, वही हो सकता है अगर अच्छा सवाल बनाए तो स्टीरियोकेमिस्ट्री, या फिर सिंपल सवाल बना सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सवाल क्या बन सकते हैं। पहले हम स्टीरियोकेमिस्ट्री लगा देते हैं इसमें फटाफट एकदम। बताओ इन दोनों आर का कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कि नहीं?
यस सर। तो मैं एक काम करता हूँ, एक का कॉन्फ़िगरेशन आर ले लेता हूँ, एक का दूसरा अपनी मन से एस ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, अब बताओ रिएक्शन को शुरू करते हैं पहले पार्ट से। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है इस आर का, और आर डैश का? यस। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, प्रोटोनेशन हुआ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इस आर का क्या हुआ? अभी भी आर ही होगा, लेकिन ये आर डैश प्लस अभी स्टेबल कार्बोकेटायन। अब आप से भी आएंगे, पीछे से भी आएंगे। बताओ समझे ये रेसमिक है? यस सर। नो दिस इज रेसमिक। क्लियर? यस सर। अच्छा, आप दूसरा नीचे गिरते हैं, नहीं यहाँ गिरते हैं, यहाँ गिरते हैं। जब यहाँ गिरेंगे तो जब आप प्रोटोनेशन करेंगे तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ऐसे आएंगे या ऐसे आएंगे। अगर ऐसे गए तो कार्बोकेटाइन बनेंगे, जिसके फिर वही दो रास्ते हैं, रेसमिक बना। और अगर आप वैसे गए तो अगर आप समझे? यस सर। और इधर आ जाते हैं। अगर आप ये वाला पाथ फॉलो करते हैं तो ये एक्स माइनस जिस कार्बन पर भी धक्का मार रहा है, अगर इस कार्बन पे धक्का मार रहा है तो इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट होकर एस हो जाएगा, और वो जो बाहर निकल के आ रहा है वो आज भी हमारा ऐसी रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, ये ऐसी रहेगा, और इस बार जब धक्का मारेंगे तो ये आर। कुछ समझे? यस सर। स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई बात बन सकती है। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि वो ईथर्स आपको लाके दे देगा और उन ईथर्स की रिएक्शन एचएक्स के साथ करवाएगा। एक बार आपको वन इक्विवेलेंट एचएक्स दे दिए जाएंगे और एक बार एक्सिस में एचएक्स दे दिए जाएंगे। आपको खुद बोलेगा रिएक्शन कहां जाके रुक रही। इस बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो तब तक इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, और ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है जिसको खत्म करके हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे लगता है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अगली क्लास से स्टार्ट हो जाएगा शुरू में ही, और वो शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना पड़ेगा जैसा कि तुम बता रहे थे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। सब लोग पढ़ लेना एक बार, है ना? सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो बोलो। सर एडवांस में एक क्वेश्चन आया था पी ब्लॉक से, जिसमें एक्सी को O2F2 के साथ में रिएक्ट कराया था। तो सर जो अपने पास में रिएक्शन है O2F2 से, तो यहाँ पे XCF2 नहीं बनना चाहिए था जो एनसीईआरटी में दे रखी है। वहाँ पे तो XCF2 बनता है, और उन्होंने जो सॉल्यूशन में दे रखा है वो XCF4 बना के दे रखा है। नहीं, उसके आगे क्या रिएक्शन दे रखी थी? सर उसके बाद में उसको HF से रिएक्ट हाइड्रोलाइसिस करानी थी उसकी कंप्लीट। तो उसके बाद की रिएक्शन तो नहीं है XCF2 के साथ जो फर्दर रिएक्शन हुई? नो सर, सर उन्होंने Xc प्लस O2F2 से तो XCF4 बनाया था। उसके बाद HF के साथ रिएक्ट करके मोल्स ऑफ HF पूछे थे हाइड्रोलाइसिस के बाद में। लेकिन सर इस पे कंडीशन दे रखी है वैसे तो 118 डिग्री सेल्सियस पे XCF4 बनता है। हाँ, तो अब ये अब देखो एनसीईआरटी को अगर सिर्फ फॉलो करते हैं तो XCF2 लिख देंगे हम। यस सर। ये बात बताओ कि हाई टेम्परेचर पर जा सकती होना चाहिए। मतलब ऑब्वियस है कि XCF4 बनाने के लिए जिनन के अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नोबल कॉन्फ़िगरेशन का है, तो उसके इलेक्ट्रॉन आगे कूदेंगे बहुत, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज कर रहा है ना, तो आगे बहुत ज्यादा कूदेंगे। तो ऐसे में टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर पर XCF4 के चांसेस हैं। XCF2 तो मतलब XCF4 बनेगा, ये तो क्लियर। नहीं सर, जो एनसीईआरटी में दे रखी है टेम्परेचर के साथ में 118 के साथ में, उसके साथ में XCF2 दी है। नहीं, और इन्होंने क्या टेम्परेचर दिया है? सर इन्होंने दिया ही नहीं। तो अब देखो ये वाली एक बात है। अब इसमें अब ये तो जबरदस्ती वाले, अब आईटी का जब तक सोल्यूशन आएगा तब तक कह सकते हैं आप। जेई वाले जब तक अपना सोल्यूशन नहीं देंगे ना, तब तक लोग अपने आप दिमाग लगाते रहेंगे। जैसे मैंने भी इसका एडवांस का पेपर एक यूट्यूब पे डिस्कस किया था, तो मुझे भी एक दो सवालों में बड़ा डाउट लग रहा था, तो मैंने वहां पर बोला भी है कि मेरे हिसाब से अब ये एडवांस वाले डिसाइड करेंगे कि इस पे बोनस मिलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैच द कॉलम का ऐसा है जिसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो मैच ही नहीं करा। काइनेटिक्स से रिलेटेड एक सवाल था, तो अब वो थोड़ा सा वेट कर लो, एक बार सोल्यूशन आ जाएगा एडवांस का या आंसर किया जाएगी, उसके बाद जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? नहीं करते? हाँ सर, हमने इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ा था। हाँ, जो उसके अंदर रिलेशन आई थी, सेम रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन में भी मैंने काइनेटिक्स में आज देखा। हाँ नहीं, वो रेट ऑफ रिएक्शन था। तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन देखा था। तुमने लॉ सिमिलर रिलेशन आ रहा है उसमें भी। उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले में डेल्टा एच का टर्म आता है, और रेट कांस्टेंट वाले में ईए का टर्म आता है, एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म आता है। बस इतना फर्क है।
हमने उधर भी EA माइनस EB को डेल्टा H में करा था उधर। लेकिन सिर्फ यही रखा था, यहाँ EA माइनस EB नहीं किया था। अच्छा ठीक ये है फर्क सर। है ना। तो यहाँ का जो फॉर्मूला था वो है आपका log KT2 by KT1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303R1 by T1 माइनस 1/2। वहां जो तुमने पढ़ा था वो पढ़ा था log KT2 बड़ा K डिवाइडेड बाय बड़ा KT1 इज इक्वल टू डेल्टा H by 2.3। दोनों में फर्क। और बल्कि मैं तुम्हें बताऊं, तुम डिराइव कर चुके हो ये आर्हेनियस इक्वेशन, हमने वहां केमिकल ये डिराइव कर रखी है, तुम वहां से भी कोलिजन थ्योरी आपने समझाकर डिराइव करवाई से भी निकाल सकते हो। चलो खैर, अब क्लास में अगली क्लास में बात करते हैं। सर एक ये पूछना था, इंडिकेटर्स कब कराते हैं? अब इंडिकेटर्स आयनिक इक्विलिब्रियम में, या फिर जो मोल कॉन्सेप्ट तुमने किया होगा मोल 2 उसके अंदर डबल टाइट्रेशन में या तो किया होगा। और अगर डबल टाइट्रेशन हमने नहीं किया है तो एक बार डबल टाइट्रेशन किसी भी क्लास में उठा लेंगे, 5 मिनट का टॉपिक, 10 मिनट। सर एक्चुअली इंटीग्रेशन के ना ग्राफ्स वाले क्वेश्चन आए थे 2-3 बार एडवांस में। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर आप ग्राफ की बात करते हो तो फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में, जिसमें ये बताया जाएगा कि चेंज सल्यूट के मतलब ब्यूरेट में डाले हुए आदमी के साथ अगर हम डालते हैं तो पीएच में क्या चेंज आएंगे। तो कर्व्स हमें बनाने आने चाहिए इंडिकेशन के, अब जिसको टाइट्रेशन कर्व्स कहा जाता है। तो वो अगर तुमने नहीं कर रखा है तो वो भी हम बीच में कर लेंगे। तो किसी भी टाइप छोड़ दिया था शायद आपने। नहीं तो ऐसे ही कर लेंगे हम, उसको दोबारा अभी कर लेते हैं कि अगली क्लास में कहोगे तो कर लेंगे। लेकिन ये ना, ये करने का तभी फायदा जब थोड़ा सा पढ़ के आओगे, क्योंकि अब उसको करते वक्त मैं तुमको बताऊंगा कि देखो बफर सोल्यूशन बन रहा है, अब तुम्हें पता ही नहीं बफर क्या, तो वो फिर दिक्कत करेगा। तो एक बार तुम रिवाइज कर लो सब लोग, अगर तुम्हें लगता है कि सर हमें बफर और हाइड्रोलिसिस का ठीक ठाक आइडिया है तो मैं टाइट्रेशन कर लूंगा, 10-15 मिनट का काम है टोटल। चलो भाई, मेरी अगली क्लास है। बाय 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 बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।